नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, लेकिन डे लो से कुछ रिकवरी। बेसिकली बाय ऑन डिप्स का ये मार्केट है और यही कल भी दिखा था, आज भी वही दिख रहा है कि सुबह में उठापटक और ज्यादा दबाव के साथ कारोबार हमने देखा, लेकिन अब रिकवरी आ रही है। 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक जिससे सबसे ज्यादा पेन था वो 150 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो बात होगी कि क्लोजिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन पहले हेडलाइंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर बाजार में शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी 125 पॉइंट तो निफ्टी बैंक 250 पॉइंट सुधरा। मिड कैप इंडेक्स में भी लौटी खरीदारी। एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी, करीब 1.5% चढ़ा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। नेस्ले में करीब 4% ज्यादा का उछाल। साथ ही जुबिलेंट फूड्स, कोलगेट और बेरिको में भी अच्छी खरीदारी। वहीं आईटी और फार्मा शेयरों में मुनाफा वसूली कायम। रेलवे शेयरों में तूफानी तेजी, 6% के उछाल के साथ आईआरएफसी अब 100 के पार निकला। बीएमएल, रेलटेल, आईआरसीटीसी 3 से 5% दौड़े। और सोनी के साथ मर्जर फंसने की खबरों के बीच में जी एंटरटेनमेंट करीब 3% लुढ़का। शेयर बना वायदा का टॉप लूजर। सोनी ने कहा मर्जर की डेडलाइन बढ़ाने पर फिलहाल सहमति नहीं। जी के अगले कदम पर बनी है नजर। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ वीरू। और जैसे हम मेंशन कर रहे थे, डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट इस रिकवरी में बड़ा हाथ एफएमसीजी कंपनियों का भी रहा है और ऑफ कोर्स रिलायंस के साथ साथ कुछ सरकारी बैंक है जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल यही कि आज हम डे हाई की तरफ बढ़ चले हैं। 21,480 डे हाई था और उसी के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, आफ्टरनून, क्लियरली वो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से काम आई। बिल्कुल हर्षिता, गुड आफ्टरनून हर्षिता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आपके परिधान के रंग कहीं ना कहीं बाजार से आज मिलते हैं हर्षिता, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा। हालांकि और रंग मौजूद है, लेकिन हमें इन दोनों से सरोकार था। हर्षिता, आज अगर आप मॉर्निंग में सीएनबीसी आवाज के अप्रोच को देखें, हमने मॉर्निंग कॉल में 8 बजे क्या डिस्कस किया था, दैट बेस वन इन एनी केस अगर ओपनिंग फर्म होती है 21,480 विल बी ए क्लस्टर टू बुक योर प्रॉफिट्स, टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट्स इनटू कैश। हमें बाय करना है सिर्फ डिप पे। बेस वन डायरेक्टर साहब सुबह का लेके आइएगा आवाज का, जो मॉर्निंग कॉल में आज डिस्कस किया गया था। इट वॉज 21,339, 339। इस पर बाय करना है और करना है। दैट वाज फर्स्ट ऑप्शन बेस। और अगर आप सुबह के उस बेस को देखें हर्षिता, डॉट निफ्टी का लो वही है, डॉट, और वहां से रिकवरी। मैं फिर कहूंगा हर्षिता, ये देखिए 339 एज पर दैट मॉर्निंग अप्रोच। और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें, अभी अगर आप 21,500 की कॉल को देखें तो अभी भी वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई फर्म खड़ा हुआ है। मेरे स्क्रीन पे जो ओआई के डेटा हैं, स्टैट्स हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी ये कॉल एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। तो एज ऑफ नाउ मेरी उस मॉर्निंग अप्रोच के मुताबिक जहां पे 339 पे हमको बाय करना था, हमें अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। इस ट्रेड की थीम यही है, वी विल अगेन बाय क्लोजर टू 410, 420। अब वो क्यों 410, 420 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पुट राइटिंग इन 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, 2 दिन के डिप्स के बाद, अब पुट राइटिंग 300 और 400 की स्ट्राइक्स पे फिर विजिबल है। अभी हम यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे। बट जैसा कि आपने कहा हर्षिता कि रिलायंस एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। कल मैंने हॉट स्टॉक्स में उस पर टिप्पणी की थी बतौर इंडेक्स स्ट्रैटेजी, और फिर कह रहा हूं कि रिलायंस एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसने मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर्स को ट्रैप किया था, अब डे हाई पर है। अगला बाय ट्रेड हर्षिता हम तब लेंगे निफ्टी पर व्हेन वी विल क्रॉस 21,510, 21,510 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके हम ट्रेड करने लगेंगे। तब मैं कहूंगा हम एक और लॉन्ग ट्रेड लेंगे। बट एज ऑफ नाउ इन प्रिंसिपल जो सुबह ट्रेड पिक किया था क्लोजर टू 21,339, हम उसको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे। अगले 1.5 घंटे में मैं स्टॉक्स पर फोकस करूंगा और मैं अगला बाय ट्रेड आइदर 410, 420 पे लूंगा या फिर 510 के क्लस्टर के बाइसेक्ट होने के बाद। नाउ निफ्टी बैंक लेके आइए। डे अप्रोच क्या थी? डे अप्रोच ये थी
कि कल के वनस्पत बैंक निफ्टी एक पुश लोअर एज पे और देगा। डॉक्टर साहब सुबह का बेस लिखे आइएगा, फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा। और वो बेस था 47, 751 और 621, ये पिवट पॉइंट्स थे। हर्षदा आज का लो मालूम क्या है आपको? 646 डॉट इस जोन के बीचों बीच, वहां से बाय ट्रेड था और इस ट्रेड को मेरे ले जाने की मंशा थी 48,080 तक। निफ्टी बैंक का अगर आप इंट्राडे हाई देखें तो वो करीब रहा है 48,017। टेक्निकली वो ट्रेड पूरा हो चुका है, वो आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर नीचे मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा अदरवाइज अब बैंक निफ्टी का ट्रेड लेंगे अगर बैंक निफ्टी 48,210 190 के क्लस्टर को पार कर देता है। तो आज मैं इस प्राइस पे ऑन बोथ इंडस्ट्रीज ये कह रहा हूं कि अगर आपने सुबह लॉन्ग ट्रेड्स पिक किए थे एज पर द आवाज अप्रोच, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कीजिए। दोनों ही इंडस्ट्रीज पे री एंट्री का मौका आइदर नीचे ढूंढिए 21,410 420 पे और एल्स अबव 21,510 अगर सस्टेन हो जाए। हर्षदा ओवर टू यू। कैलीवोन उस रणनीति और देखते हैं यहाँ से आगे फिर क्लोजिंग किन लेवल्स के करीब होती दिखाई देती है। क्या हम 500 को अटेम्प्ट करते हैं या नहीं? चलिए फटाफट से कुछ स्टॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा एक्शन आज बना है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ट्रेंडिंग काउंटर्स जो हम हर रोज़ आपको दिखाते हैं, आज क्योंकि फिर से रिवर्सल आया है, तेज़ी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दिग्गजों में आप गौर करेंगे कि एक स्पेस है जो अच्छी चली है आज, वो है एफएमसीजी कंपनियां। नेस्ले, इसमें बड़ी खबर यही है कि रिकॉर्ड डेट आ गई है स्टॉक स्प्लिट की, जो 5 जनवरी है, 4 या 5 जनवरी है। 4% ऊपर वो काउंट है। टाटा कंज्यूमर में आज खुलने के साथ ही हम ये ट्रेड मैप कर रहे थे, 978 77 के लेवल्स आ चुके हैं, 3% का इजाफा। आज एनटीपीसी में एक पुल बैक और कोल इंडिया में भी खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। मेटल्स में हिंदुस्तान कॉपर तेजी में, हालांकि ये बैन में है, याद रखिएगा। डेल्टा कॉप बैन से बाहर आया तो इसके तेवर बदले 3.5% की तेजी। वोल्टास और एचडीएफसी एएमसी जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर हम 3% का इजाफा देख रहे हैं, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली के अंश। आज आईटी स्टॉक्स में दबाव है, विप्रो 1.5% नीचे है। इसके साथ दूसरे काउंटर्स में भी प्रेशर रहा है ज़्यादातर समय। हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट और एसबीआई लाइफ ये दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है। जी एंटरटेनमेंट की हालत खस्ता है, 4% का नुकसान, क्योंकि डर है कि शायद सोनी अगर अग्री ना करे तो क्या होगा। और सोनी ने कहा इस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है कि जी मांग कर रहा है जो परसों डेडलाइन है उसे एक्सटेंड किया जाए मर्जर को लेकर। सीमेंस जो कल भागा था आज करेक्शन मोड में, यही हो रहा है सेल और नैल्को जैसे स्टॉक्स में भी, जो आज 2-2.5% के नुकसान पर कर रहे हैं कारोबार। ये है फिलहाल अब तक का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। और स्टॉक स्पेसिफिकली हमने खूब चेंजेस भी देखे आज, चाहे वो पोलो टायर हो, केन्स टेक हो, इन सब में अच्छी खासी हरकत आई है, उस सब पर आएंगे। लेकिन हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, और टेक्निकल्स के लिए हमारे साथ है मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद, श्रीकांत चौहान और नीलेश जैन। एफएमसीजी स्टॉक्स में जो रौनक देखी गई है उस पर बात करेंगे। सुमित आएंगे 2:15 के आसपास। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में ड्रीम फोक सर्विसेज की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रेथा कलाथ हमारे साथ होंगी। फिर बात करेंगे ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन की, आपके लिए लेकर आएंगे वो 4 का चौका भी। और 2:50 के आसपास मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा यतिन के साथ लिया जाएगा और ऑफ कोर्स बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के साथ आज की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स को पिक करने का क्रम शुरू करते हैं। हमारे साथ रचना जी मौजूद हैं, इस वक्त मानस, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान और नीलेश जैन इस कार्यक्रम में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और मयूरेश जोशी जुड़ेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे प्रशांत जी मौजूद हैं, मानस जी मौजूद हैं और नीलेश जी मौजूद हैं, रचना जी मौजूद। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का, इस स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद 2 ट्रैजेक्टरी से? जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त मेरा जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो काउंटर है उसके फ्यूचर्स पे अगर हम 9960 का एसएल लगाएंगे और इस काउंटर को अगर लॉन्ग कर सकते हैं तो यहाँ पे एक मोमेंटम बना है जो इस काउंटर को पहले तो ये 5 डिजिट टच कर चुका है। सो यहाँ पे एक उस चीज का भी एक्साइटमेंट है और यहाँ पे इसमें फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है जो इस काउंटर को 10,050 की तरफ सबसे पहले और उसके बाद 10,070 की तरफ लेके जा सकती है ऑन फ्यूचर्स विद इन अ फ्यू आवर्स और बाय टुमारो। तो इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह, रचना जी का ये ट्रेड।
और देखिए स्टॉक में क्या जमकर हरकत देखने भी मिल रही है। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी आशा जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो चुका है। तो यहाँ मैं बाय की सलाह दूंगा। करीबन 1990 1990 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1960 1960, आज के लो के जस्ट नीचे। और मैं यहाँ से 2050 से लेके 2060 तक के टारगेट्स देख रहा हूँ। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाय रेकमेंड। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आपकी बाय आई है। एक बार जरा गोदरेज के चार्ट को स्क्रीन पे लेके आइएगा, एग्जैक्टली गोदरेज प्रॉपर्टीज कर क्या रहा है और कैसे प्रशांत जी से इम्प्रेस हुए। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैं इसको इनफैक्ट देख पा रहा हूँ कि पूरा नवंबर की सीरीज़, दिसंबर की सीरीज़, इसने एक जो डिप आया है टुवर्ड्स 10 EMA उसको हमेशा रिवॉर्ड किया है और आज का भी पुल बैक जो है वो उसी ट्रैजेक्टरी से आया है। ठीक है, आपकी ट्रेड की थीम मेरे को मालूम चल गई। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, हेवल्स पे खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकआउट है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से ही बन रहे थे। आज क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो हेवल्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1349 के रहेंगे। 1349 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक 1420 1420 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हेवल्स में। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो ऑप्शन आप 1380 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो हेवल्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की 1380 का कॉल ले सकते हैं 50 के टारगेट के लिए, या फिर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं फिर आपका जो टारगेट रहेगा वो 1420 के आसपास रहेगा। तो ये एक मौका तेजी की पोजीशंस लेने का हेवल्स में। नीलेश, आफ्टरनून, आपने क्या ट्रेड पिक किया है? यू एंड एवरीवन। जो स्टॉक हमारे टर्फ पे आ रहे हैं, बैंकिंग स्पेस पे फोकस है और इंडसइंड बैंक, ये एक पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टर्म एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था। सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से फ्यूचर्स में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1600 के इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 1620 का दूसरा टारगेट होगा। 1585 पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। 1570 के आसपास का स्टॉप लॉस करके चलना है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की सलाह। ओके, बैंक्स में आपने इंडसइंड बैंक को पिक किया। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज स्ट्रगल, मतलब सुबह से अच्छा पुल बैक है लोअर लेवल से, बट ये पॉइंट जो है ना 48,000 48,050, ये इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कि कल एक्सपायर होगा, याद रखिएगा सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। कल आउटस्टैंडिंग वाइज जोन में करीब 48 लाख का था, बट अभी डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ मयूरेश जोशी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। आज फंडामेंटली इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, क्या चीज़ कर रहे हैं मयूरेश? अपने क्लाइंट्स को सजेशंस क्या दिए हैं और आपका कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है जो थीम है इनफैक्ट कैपिटल गुड्स केपेक्स, ये थीम सिर्फ अगले तिमाही नहीं, अगले कुछ सालों के लिए बरकरार रहेगी। और इसको मद्देनजर रखते हुए कैपिटल इक्विपमेंट प्लेयर्स लाइक सनवी मूवर्स, ये अच्छा खासा थोड़ा करेक्ट हो चुका है फ्रॉम हायर लेवल्स पिछले कई दिनों से। मुझे लगता है एक अच्छी एंट्री पॉइंट शायद सनवी मूवर्स दे सकता है। अच्छी खासी एडिशंस हुई है इनकी इक्विपमेंट में इन द लास्ट quarter or two, and they've added on to their gross block quite significantly. At the same time, ये सब additions करने के बावजूद जो internal cash flows इनके पास हैं, debt equity ratio still manages to stay at 0.34 times. जो expectation है orders और order execution की, I think ये काफी तगड़ी होने वाली है अगले कुछ महीनों और तिमाहियों में. And in fact, in the next 2 quarters, execution और भी अच्छा हो सकता है. Which probably means कि जो हम पूरी एक ऑपरेटिंग लेवरेज की स्टोरी जो प्ले आउट देख रहे हैं, जो उम्मीद रख रहे हैं, हो सकती है बैलेंस शीट के ऊपर, ये एक वास्तविकता हो सकती है इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर, व्हिच मींस मार्जिन एक्सपेंशन एंड गुड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ. तो मुझे लगता है आई थिंक जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, जो मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, सभी मूवर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद इन द कैप गुड इक्विपमेंट स्पेस. हमें काफी अच्छा लग रहा है मार्केट्स पे देखिए. वी आर लुकिंग एट अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ एटलीस्ट 22% फ्रॉम करंट. ओके, तो 22% की अपसाइड की आप बात कर रहे हैं। स्टॉक 795 के आसपास है। ये मयूरेश का वो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से व्यू बना है। अच्छा, बाय द वे, डे हाई पर ही मार्केट टिका हुआ 21
485 के लेवल्स पर, और किसी भी क्षण तैयारी हो रही है कि हम 48,000 पर पहुंचेंगे। इनफैक्ट उसकी दहलीज पर आ खड़ा हुआ है एक बार फिर निफ्टी बैंक। तो 124 अंकों की बढ़त पर ट्रेड दिख रहा है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक के साथ ही रहते हैं मानस, कंसिडरिंग सुबह में भी हमने यही चर्चा की थी कि थोड़ा सा थक रहा है, चलेगा नहीं चलेगा। ये रिवर्सल इम्प्रेसिव है, काफ़ी है? देखिए, मॉर्निंग में जब बात हुई थी तभी भी मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, और स्पेशली जब तक 47,500 के नीचे बैंक निफ्टी ना जाए, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है। और वही चीज निफ्टी में भी मेंशन की गई थी कि 21,300 के नीचे ही केवल 280 के नीचे शॉर्ट करेंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की ट्रेंड की बात करें तो मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद आज या तो कल तक हमें 48,200 के ऊपर का ब्रेकआउट जल्द देखने को मिलेगा, और शायद 48,800 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल से भी 800 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 47,700 ये स्पॉट लेवल से, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी। तो खरीदारी की राय यहाँ पर आपके लिए आती हुई निफ्टी बैंक में। अच्छा, इस बीच जुबिलेंट फूड पर एक अपडेट आ रहा है कि डीपी यूरेशिया में बेची 45.3% हिस्सेदारी, नियरली 7.34 करोड़ यूरो में। ये में बची हुई हिस्सेदारी इन्होंने खरीद लिया। बेग योर पार्डन, मैंने गलत पढ़ा, बेची पढ़ दिया। बची हुई 45.3% हिस्सेदारी इन्होंने करीब 7.34 करोड़ यूरो में खरीद ली है। और ये स्टॉक आपके सामने करीब 1-1.5% ऊपर। इसके क्या मायने होंगे इस पर आएंगे कुछ देर में, लेकिन ये स्टॉक है जिसमें कुछ फिर इंटरेस्ट लौटा है। रचना जी, जुबिलेंट फूड खबर आते ही 572 के आसपास है स्टॉक, क्या करना है? जी, हम लोग पॉजिटिव है जुबिलेंट फूड में, और हमारा ये मानना है कि यहाँ से ये काउंटर फर्दर ऊपर जा सकता है। 575 और 580 के लेवल्स हमें जल्द ही दिखा सकता है। और काफी दिनों के बाद ये मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से शुरू हुई है। तो 580 को भी अगर ये आने वाले हफ्ते में क्रॉस करे तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग। एंड एज अ डिस्क्लोजर, माय क्लाइंट्स हैव दिस स्टॉक एंड इट हैज बीन गिवन टू देम। ओके, जुबिलेंट आपकी प्रेफर्ड बाय ट्रेड में भी था। और एक बार जरा जुबिलेंट का चार्ट लेके आइएगा, क्योंकि इस पे हम पिछले 3-4 सेशन से काफ़ी पॉजिटिव भी थे। 572 याद रखिएगा, कल का इंट्राडे हाई, कल का नहीं, माफ़ कीजिएगा, परसों का, वो है करीब 578 576 का क्लस्टर, और उसको बहुत अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करता हुआ स्टॉक का। मीनवाइल कुछ देर में हम अपना फोकस जो है वो बैंक्स में, पीएसयू बैंक से फोकस करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। बट निफ्टी बैंक क्लोज, बहुत क्लोज, एक एज के। मीनवाइल मैं थोड़ा सा भी निफ्टी बैंक पे नहीं जाऊंगा, वहाँ से हट के कुछ और ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा इंडिया सीमेंट्स को। कल आज सुबह भी हमने इसको बात छेड़ी थी लेकिन स्किप कर दिया था। क्या है? फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। रिलायंस को डिस्कस कर लेते हैं। 2570 पे आके ट्रेड कर रहा है। अब प्रैक्टिकली इस जोन में हम तब थे जब जियो की आई थिंक डिस्कवरी हुई थी, प्राइस डिस्कवरी। उस वक्त करीब टाइम फ्रेम था जुलाई मेरे ख्याल से लास्ट। रचना जी, आपका व्यू क्या कहता है? आई मीन पहले इसने 2500 के कॉल राइटर्स को ट्रैप किया, अब 2570 पे, क्या 2600 पे भी अमूमन ऐसा होता है? अगर एक सबसे बड़ा कॉल राइटर ट्रैप हो जाए उस सीरीज का, तो उसके बाद अल्टीमेटली सारे ट्रैप होते हैं। रिलायंस कुछ ऐसा ही करता हुआ। आपका व्यू क्या इस वक्त मैम इस पर? जी, मेरा रुझान इस स्टॉक पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। और ये स्टॉक ने एक बारी को 200 पीरियड के नीचे जाके फिर वापस ऊपर की तरफ अपने आप को मोड़ा है। तो काफी सारे शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे थोड़े टाइम पहले ही, और यहाँ पे मोमेंटम इज ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड ना जस्ट की फॉर द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म, बट इवन मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो काउंटर को इंट्राडे के नजरिए से ही नहीं बल्कि डिलीवरी के नजरिए से भी कंसिडर करना चाहिए। जब तक ये 2480 के ऊपर बना रहेगा काउंटर, तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी ऊपर वाली साइड पे भी। इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर हम बहुत ही जल्दी 2600 का नंबर और 2620 का नंबर देखेंगे। ओके, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता हुआ, और कुछ दिग्गजों के श्रेणी में, मतलब हैवी वेट्स की श्रेणी में
लार्ज टिकट साइज जो काउंटर्स हैं उसमें लेट्स ब्रिंग पॉली कैप 5661, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त, लेकिन आज इसने स्ट्रेंथ को फिर से रिकलेक्ट किया है। जब स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में था, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को 10 एक सेशन से टेस्ट नहीं किया था, आज नीचे गया और वहाँ से पिक करके फिर डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। बट मुझे अभी कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी है। लेट्स ब्रिंग फेडरल बैंक, इस बीच मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, इट्स 158.30। नीलेश, 158.35 पे इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर फेडरल बैंक। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को इस वक्त? देखिए, बैंकिंग स्पेस पे ध्यान पॉजिटिव साइड में है। इंडसइंड बैंक का हमने जिक्र किया, फेडरल बैंक भी हमारे रडार पे आया था। एक खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर भी ले सकते हैं। करंट लेवल पर एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमें 165 इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 170 और 175 तक की भी अपसाइड यहाँ पे ओपन होती हुई नजर आ रही है। तो यस, करंट लेवल पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। 155 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। 165 का इमीडिएट टारगेट और 175 के पोजीशन टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल फेडरल बैंक पर एक ट्रेड, लेकिन आज दरअसल जो बड़ा मूव देखने को मिला है उनमें एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वोल्टास, और वोल्टास आप गौर करेगा, आई थिंक विकास सालुंखे ने दिया था 10 के दमदार ट्रेड में और वो स्टॉक करीब 4% के गेंस पर है। 902 के लेवल्स आ चुके हैं। अब सुबह में तो लग रहा था शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन क्या यहाँ से अब पोजीशंस और तेजी की तरफ ऐड होने के संकेत मिलने लगे हैं? प्रशांत, क्या लग रहा है वोल्टास में? हर्षा जी, टू समराइज एक स्ट्रेट ट्रेड देना चाहूंगा मैं इसमें। इसकी जो 890 की कॉल है, 890 स्ट्राइक प्राइस करीबन 31 पे चल रही है। इसको आप 22 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहे। यहाँ से मुझे लग रहा है ये 45 तक जा सकता है। और ओवरऑल अगर मैं इसके स्पॉट को देखूं, जो नॉर्मल ट्रेड करना चाहते हैं, तो एक बहुत वैलिड वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट। दूसरी चीज, 4 दिनों से इंक्रीजिंग वॉल्यूम और आज डे क्लोज होने से पहले ही 4 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है। तो 890 का स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्ट, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट कम से कम 930 940 तक जाना चाहिए। 940 तक जाने की पूरी तैयारी यहाँ पर स्टॉक कर रहा है। आपके पास एक विकल्प है, या तो सीधा फ्यूचर्स में ले या फिर आप 890 का कॉल लेकर चले, जो आपको 30 के आसपास दिखाई दे रहा था। वहाँ पर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल तेजी का साफ बनता दिखाई दिया है। एक दो और स्टॉक्स की बात करते जो काफ़ी दिनों बाद दरअसल चले हैं। भारत फोर्ज लेकर आइएगा। ये वैसे गावा साहब काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, लेकिन मानस, अगर आपकी नज़र गई हो आज के मूव पर, 2% ऊपर ओआई एडिशन पिकअप करने लगा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने आज देख लिया है और आई थिंक अब जो नए टारगेट होंगे वो 1275 1275 के आसपास तक के होंगे। आई थिंक अभी भी करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 1210 के नीचे रहेंगे और 1255 और 1275 ये दो टारगेट आपको सेट करके चलने हैं। कि भारत फौज इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, जैसे कि रिलायंस की बात हुई, वोल्टास की बात हुई, अभी हर्षता ने उसको पकड़ा, बहुत सही जगह स्पॉटिंग करी। और सुबह से जब एनटीपीसी तेज था, लुक एट कोल इंडिया, एक बार कोल इंडिया स्क्रीन पे लेके आएंगे। कोल इंडिया ये करीब 356-60 पे डे हाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। फिर आप लेके आइए आईएक्स में बहुत शार्प मूव है। लुक एट आईएक्स 155। डायरेक्टर साहब इसकी जरा स्लाइड रखेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दोनों। मानस की रीडिंग बहुत अच्छी है इस स्टॉक पे। पिछली बार 10 रुपए का स्विंग हमने जनरेट किया था इस स्टॉक में 143 की रेंज में जब पकड़ा था। मानस, आईएक्स डे हाई पर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। कल के टोटल वॉल्यूम्स का ऑलमोस्ट अगर आप देखें, इसने पैरेलली वो कैंडल क्रिएट कर लिया है। 155.40 कल के स्विंग हाई को बाइसेक्ट करता हुआ 159.60 की पॉसिबिलिटी लग रही है मानस आपको? इसमें स्विंग भी अच्छा है, सेक्टर काफी अच्छा मूव देता हुआ आज। देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन ये लगातार 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद जो कंसोलिडेशन का दौर था वो कंप्लीट हुआ है और अब नेक्स्ट मूव में कम से कम 160 और उसके ऊपर 163 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आईएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए या तो आप फ्यूचर में कर लीजिए। बेहतर रहेगा कि 155 वाला जो कॉल ऑप्शन 5 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी। स्टॉप लॉस काफी पास है, 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना है कि शायद 12 से 15 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में 155 के कॉल ऑप्शन में आपको आईएक्स के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मानस की 155 की कॉल 595 पे ट्रेड करने की राय है
और स्टॉक अब डे हाई पर आ गया, स्विंग स्ट्रॉन्ग है। नीलेश, आपका व्यू क्या रहेगा कोल इंडिया पे? मैं हालांकि थोड़ा सा डर गया था क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका था, पिक नहीं किया, बट बात करते करते वहाँ पे ₹1.5 का स्विंग और आ गया। दैट मीन्स अभी इस क्लस्टर से भी बाहर निकलने को तैयार है। आपके व्यू क्या कहता है यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है और लॉन्ग साइड में अगर पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 370 से 380 रुपीज तक की अपसाइड ओपन है और हमें ये लेवल बहुत जल्द देखने को मिल भी सकते हैं। 357 के आसपास फिलहाल स्पॉट पे ट्रेड हो रहा है। 346 के आसपास का आज का लो है, तो लो के लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड में ट्रेड डिप पे यहाँ पे लेके चल सकते हैं। एक फॉलिंग चैनल छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो 365 और 375 के दो टारगेट यहाँ पे ऊपरी सर पर देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया में अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट पीएसयूज में फिर से रौनक लौटती हुई। आपको याद होगा सुबह में भी एक तो हम रेलवे स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, वीरों ने IRFC मेंशन किया था, मुझे याद है 100 के आसपास वो ट्रेड करता हुआ। हम बात कर रहे थे कोची शिपयार्ड एंड द लाइक्स की, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी है। लेकिन आज दरअसल PSU बैंकों पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई जहां पर ज्यादातर बैंक्स जो कवरेज में रख रहे हैं वहां पर टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। ऑफ कोर्स फोरफ्रंट पर SBI है, लेकिन SBI के बियॉन्ड भी लाइफ है जहां पर कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सबके टारगेट्स में बढ़त की बात हुई है। सुबह में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन अब इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आ रही है। अब मोतीलाल को इस समय ये पूरा पैक क्यों पसंद आ रहा है और साथ ही साथ टारगेट्स रिवाइज होकर किन लेवल्स पर आ रहे हैं, यतिन हमारे साथ हैं पूरे डिटेल्स के साथ। यतिन बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है रिपोर्ट में वो PSU बैंक्स पे कही गई है, और अगर हम आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो बहुत सारे छोटे PSU बैंक्स ज़बरदस्त तरीके से तेजी में दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। तो इन जनरल जो क्रक्स है पूरी रिपोर्ट का वो ये है कि यहाँ से PSU बैंक में तेजी बनेगी। आज उन्होंने सारे के सारे PSU बैंक जो उनके कवरेज में यहाँ टारगेट्स बढ़ाए हैं। खरीदारी की तो सलाह है ही, लेकिन हम SBI की बात करें तो यहाँ टारगेट इन्होंने 800 रुपये का रखा है, कैनरा बैंक पे 550 का रखा है, इंडियन बैंक पे 525 का रखा है, यूनियन बैंक पे 150 का रखा है। तो जो PSU बैंक हैं इनमें अर्निंग्स तो हैं ही, लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जो इनकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी है 1% से ज़्यादा आगे जाके सस्टेनेबल होने वाला है। अर्निंग्स ग्रोथ तो बढ़िया रहेंगी ही, और वेज प्रोविजंस का जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो शायद SBI पे सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी छोटी PSU बैंक्स पे इतना होगा नहीं, जो कि मार्केट का फियर है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही है, और जो SMA का पूल है यहाँ से फर्दर आपको अपग्रेड्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो अर्निंग्स को बूस्ट करेंगे, यानी मुनाफे में बढ़ोतरी लेके आएंगे। इनफैक्ट जो PSB का अर्निंग पूल है मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो सकता है। जो 57,000 करोड़ का प्रॉफिट था वो अब लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा FY 26 तक। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशंस है उसके चलते आज उन्होंने सभी के सभी बैंक्स के टारगेट्स को अपग्रेड किया है जो उनके कवरेज में है। सभी बैंक के टारगेट्स अपग्रेड हो रहे हैं, और फोरफ्रंट पर ऑफ कोर्स SBI है। नया टारगेट इनका 800 रुपए का है, याद रखिएगा। इसने हाल ही में अपने 52 वीक हाई को ब्रीच किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। रचना जी बताइए, अगला मूव कितना अग्रेसिव रह सकता है SBI में, क्योंकि आज सुबह में थोड़ा सा हेजिडेंट था लेकिन कैचअप किया है। जी, SBI सुबह हेजिटेंट होने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट से उसने मूव शुरू किया है, और सुबह लगता है रचना जी से संपर्क टूट गया। ये बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। सारे लिंक्स कभी बीच में फ्रीज हो जाते हैं। रचना जी को रिपैच कीजिएगा। लेकिन उस रिपोर्ट में मयूरेश, एक तो रिवाइवल की बात हो रही है 2.0 PSU बैंक्स के लिए कहा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि मार्जिन्स अब यहाँ से और बेहतर होंगे। आपको याद होगा बीच में सब लोग कह रहे थे कि पीक मार्जिन्स हो गए। आई थिंक दो क्वार्टर पहले के पीक मार्जिन्स देखकर, उसके बाद पिछले क्वार्टर को लेकर थोड़ा सा संदेह था कि मार्जिन्स मेंटेन होंगे या नहीं। अब क्या लग रहा है? नहीं, अच्छे लग रहे हैं। और एक चीज जो इनके फेवर में हर्षदा जी है, वैल्यूएशंस। तो इवन आफ्टर द रन अप वैल्यूएशंस अभी भी काफी बैंक्स के 1 टाइम बिलो बुक है, जो एक कॉन्फिडेंस देती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। दूसरी चीज आप ये देखिए, जो डिपॉजिट अक्रीशन हुआ है, ऑब्वियसली फ्रॉम एन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, क्योंकि ब्याज दरें डिपॉजिट्स पे बढ़े हैं, निम्स में थोड़ा कॉम्प्रेशन देखा गया है, और शायद ये बरकरार रहे 1-2 तिमाहियों तक।
बट जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज बैंकर्स के पास रहता है, बिकॉज दे इमीडिएटली पास दिस थ्रू इन टर्म्स ऑफ देयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस, और इसलिए आई थिंक जो निम्स में एक रिकवरी आ सकती है ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इनकी प्रोविजनिंग है एज ऑन डेट इज सिग्निफिकेंटली हायर, यानी जो रिस्क वेटेड एसेट्स हम कहते हैं टू टोटल एसेट्स आर वेरी वेल कवर्ड, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ द न्यू लेंडिंग नॉर्म्स जितनी नई प्रोविजनिंग लगेगी टुवर्ड्स रिस्कियर एसेट्स आर गेटिंग कवर्ड, विच गिव्स देम बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड बैलेंस शीट कंफर्ट। ऑब्वियसली जो CET1 रेशियोज हैं ये नए सर्कुलर के बाद थोड़ा सा इंपैक्ट इसमें जरूर आएगा, बट आई थिंक कैपिटल रेज विल नॉट बी इक्विटी डाइल्यूटिव, इनफैक्ट इक्विटी एक्रेटिव हो सकती है, क्योंकि ये सारी कैपिटल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोर एडवांसेस ग्रोथ ऑन देयर बैलेंस शीट सपोर्टिंग ROAs। तो आई थिंक स्पेस अच्छा लग रहा है, चल चुका है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया विद इन द लार्जर नेम, विद इन द ब्रॉडर नेम्स विद इन दिस बास्केट पे जरूर ध्यान रखना। तो ये बैंक्स पे बात हुई और सारे के सारे बैंक्स अच्छा मूव देते हुए, और SBI स्पेशली पिछले 2 सेशंस में काफ़ी इसने ट्रेडर्स को टोज पे रखा है। इस वक्त करीब 657 पे, दैट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर SBI। SBI 657.25 पे ऑप्शंस के रिगार्डिंग इस पे प्रश्न करते हैं प्रशांत से। प्रशांत, क्योंकि अब इस सीरीज़ की एक्सपायरी है 28 को, दैट मीन्स हमारे पास अभी एटलीस्ट फॉर दिस मंथ ये पूरा का पूरा 20, 21, 22, 23 वाला जो टाइम जोन है पड़ा हुआ है ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। आप SBI पे कोई ऑप्शन ट्रेड करना चाहेंगे या फिर कोई स्प्रेड? जी वीरू जी, यहाँ पे जो इसकी 660 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है करीबन 11 पे चल रही है। यहाँ पे आप एक करीबन 6 के जस्ट नीचे 5.8 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये करीबन 19 से लेके 22 के जोन तक जा सकती है। स्टॉक में मोमेंटम है तो इसको ऑप्शन के जरिए भी कैच कर सकते हैं। जी ऑप्शन के जरिए। और मीनवाइल कुछ देर पहले जो मैंने ट्रेड मार्क किया था दैट वाज कोल इंडिया। जरा कोल इंडिया लेके आइए, मार्क किया हुआ लेवल क्या था? 354 रुपये। अब ये 360 हो गया। मेरे स्क्रीन पर एक तो एनर्जी इंडेक्स और कमोडिटीज़ इंडेक्स जो है वो डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और CPSC सब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। 360 सुबह हमने आपको एक BEML दिखाया था, लेके आइए डॉक्टर साहब जरा प्लीज़। BEML क्या कर रहा है? इनफैक्ट BEML और उससे जो डिमर्ज्ड एंटिटी थी BEML लैंड एसेट्स, दोनों को लेके आइएगा। 2727 पे BEML और BEML लैंड एसेट्स 197.10 पे। BEML लैंड एसेट्स अपने मेरे ख्याल से ट्रेडिंग करियर के सबसे आई थिंक बड़े वॉल्यूम्स के साथ आज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर निकला है। ये BEML पे आपका कोई टेक है मयूरेश जी? नहीं, बढ़िया है वीरू जी। और इनफैक्ट आई थिंक अगर आप ये पूरी थीम को जोड़े एक साथ, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इंजीनियरिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट बन रहा है अगले 10 वर्षों के लिए, भारतवर्ष के लिए, आई थिंक BEML विल बी ऑन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज दैट आर प्लान्ड। एक तो इनके पास जो मशीनरी है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग एंड अदर एंसिलरी एक्टिविटीज, ये बहुत काम में आने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स as more approvals come through for not just mines but जितनी टनलिंग वर्क होती है एक्सेट्रा, इसमें काफी योगदान रहेगा। और दूसरा आई थिंक इवन ऑन द डिफेंस एंड अदर एंसिलरी पार्ट्स, आई थिंक जो टेरिंग व्हीकल्स हैं या जो अदर इक्विपमेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वैल्यू एड गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल ये स्टॉक फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि इट प्रॉब्ली बाइंड्स विद ऑल दीज थीम्स दैट कैन डू वंडरफुली वेल इन द नेक्स्ट 7 to 8 years। और इस बीच निफ्टी दस्तक दे रहा है 21,500 पर। 21,495 के लेवल्स आ चुके हैं। 97 दरअसल वो हाई पॉइंट था जो मार्केट ने छुआ, और हाइस पर ही ज़िंदगी है। ध्यान रखिए, अब थोड़ा सा और जोर लगेगा तो शायद 21,500, 510, 520 का जो मेंशन हो रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में वो भी अचीव होगा। लेकर आइएगा LTI माइंडट्री प्री स्क्रीन पर। LTI माइंडट्री ने दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार किया है। AI के कुछ प्रोडक्ट्स ये डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। AI पावर्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एप्लीकेशंस पर काम किया जाएगा LTI माइंडट्री और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलकर। नेशनल लेवल से अब IT काउंटर्स जो बैकफुट पर थे, सुबह में दबाव था, वो भी रिकवरी मोड पर आते हुए
और ये काउंटर पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक स्पेस जहां पर सुबह से ही तेजी बनी है वो आपको दिखाते हैं, वो है एफएमसीजी काउंटर्स। आपको याद होगा ओपनिंग टिक पर एफएमसीजी इंडेक्स में खरीदारी थी और 200 पॉइंट ऊपर खुले हम और अब करीब करीब 800 अंकों तक का इजाफा दिख रहा है। तो आज जो तेजी आई है उसके पीछे क्या ट्रिगर्स हैं? अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग खबरें ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी बन रही है? सुमित हमारे साथ है। सुमित आजकल दिल्ली में है और वैसे भी एफएमसीजी स्पेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। बताइए सुमित, क्या चल रहा है? तो आज पूरे एफएमसीजी में अलग अलग न्यूज़ फ्लोज हैं, अलग अलग ट्रिगर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं। शुरुआत करूंगा देश की सबसे बड़ी सिगरेट कारोबारी कंपनी एफएमसीजी, मेजर एफएमसीजी प्लेयर आईटीसी के साथ कुछ न्यूज़ फ्लोज आए हैं। 1994 में इनकी एक कॉर्पोरेट टेकओवर वॉर हुआ था बैट और आईटीसी के बीच में। तब से बैट कंपनी के अंदर 31% स्टेक रखता है और 2008 से उसे घटाना शुरू हुआ, धीरे धीरे घटा के 29% के आसपास स्टेक ले आया। तो जेफरीज ने एक नोट निकाला है कि क्योंकि बैट की सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी सी टर्मोइल में है और थोड़ा उनको डेट रीपे करना है, जिसकी वजह से वो अपनी होल्डिंग को ऑफलोड कर सकता है और शायद यहाँ पर 4% के आसपास की हिस्सेदारी बैट अपनी बेच सकता है। 29 में से ये 4%, ये 29% हिस्सेदारी विद टाइम घटी है। 2008 में 31% थी, लेकिन धीरे धीरे सबड्यूड वे में कम होते होते 29 के आसपास की हिस्सेदारी है। और ये भी जो पहले एक बारी अटकलें लगी थी कि डीमर्जर के बाद शायद बैट अपना स्टेक थोड़ा ऑफलोड करेगा, उस समय उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन अब ऐसी बातचीत आ रही है कि बैट होटल कारोबार के अंदर भी जो अलॉन्ग विद आईटीसी शेयर मिलेंगे उसमें अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है। तो पहला ट्रिगर आईटीसी में ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एलआईसी को भी अपनी स्टेक जो है वो नेक टू नेक रखनी पड़ रही है, क्योंकि बैट का सामने स्टेक खड़ा है। तो इसीलिए वो भी एक बड़ा क्रूशियल हिस्सा रहेगा। एलआईसी एंड बैट दो बड़े बड़े शेयर होल्डर जो कि आईटीसी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर आईटीसी के लिए है। दूसरा, नेस्ले के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, इसके ऑल टाइम हाई हिट हुए हैं आज। 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप नेस्ले ने आज हिट की है। इसके एक शेयर में को 10 शेयरों में विभाजित करने की जो रिकॉर्ड तारीख है वो आ गई है। 5 तारीख इसकी रिकॉर्ड तारीख है, 5 जनवरी इसकी रिकॉर्ड तारीख है। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि नेस्ले की जो पेरेंट है नेस्ले एजी, उसकी मार्केट कैप और नेस्ले इंडिया की मार्केट कैप अब एट पार आ चुके हैं। नेस्ले एजी की मार्केट कैप करीब 2,61,000 करोड़ रुपए के आसपास है भारतीय कारोबार के हिसाब से, भारतीय करेंसी के हिसाब से, और नेस्ले इंडिया की मार्केट कैप 2,51,000 करोड़ है। तो एट पार ये दोनों की मार्केट कैप पहुंचते दिखाई पड़ रही है, इसलिए आप नेस्ले में भी नजर बना के रखेंगे। और तीसरा, जुबिलेंट फूड, दो बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक थोड़ी देर पहले आया कि यूरेशिया में जो इनकी एक आम थी, उस आम का स्टेक रिमेनिंग रेजिडुअल 24% के आसपास स्टेक जो था वो भी इन्होंने खरीद लिया। और दूसरा, सुमन हेगड़े ये कंपनी के सीएफओ के तौर पर नियुक्त होते हुए दिखाई पड़ी है। पहले एचयूएल में इन्होंने काफ़ी काम किया है और एचयूएल में कंपनी के जो मेजर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर इन्होंने मेजर अपना थ्रस्ट दिया था। तो अब वो कंपनी जुबिलेंट फूड के लिए कामकाज करेंगी। और जो डीपी यूरेशिया है उसमें भी करीब 45% के आसपास जो एडिशनल स्टेक था उसको जुबिलेंट फूड ने खरीद लिया है। जुबिलेंट फूड के लिए क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन जोमेटो से उनको आ रहा है और ऑनलाइन चैनल में वो काफ़ी मार भी झेल रहे हैं जोमेटो की तरफ से। तो ये बड़ा जो फेरबदल है मैनेजमेंट में, अगर कोई चेंजेस लाता है तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस लिहाज से भी ये तीनों खबरें इंपॉर्टेंट भी हैं और तीनों खबरों का इम्प्लीकेशन भी आप स्टॉक्स में देख रहे हैं आज। ये जो सुमित आप जो कह रहे हैं ना कि जोमेटो से मार झेल रहा है, मुझे तो लगता है गलती जुबिलेंट की है, क्योंकि आप स्विगी जोमेटो खोलो आजकल आप डोमिनोज का पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकते और इनका खुद का ऐप, आई एम सॉरी टू से, इतना ख़राब है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करो, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, किस पर्टिकुलर आउटलेट में गया, उसका कोई होश नहीं है। तो जुबिलेंट हैज़ टू वर्क ऑन दैट। वो जोमेटो की बिल्कुल गलती नहीं है, तो हाथ ही मिला ले। तो हर्षदा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स आए थे तो जो कंपनी की मैनेजमेंट थी उन्होंने बात सही कही थी कि पहले पिज्जा को पिज्जा से कंपटीशन आता था, अब पिज्जा को अनऑर्गेनाइज फूड से बहुत कंपटीशन आ रहा है। तो आपके पास पहले पिज्जा के सामने पिज्जा ऑर्डर करना होता था, लेकिन अब आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हो। तो इसीलिए इनके लिए जोमेटो ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बन के खड़ा हुआ है अभी। बट आई होप कंपनी थोड़ा सा ये जो पैसा है अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी दुरुस्त कराने में यूज़ करे, बिकॉज इफ़ आई हैव टू ऑर्डर अ पिज्ज़ा वो डोमिनोज ही होता है, मैं किसी और ब्रांड के पास नहीं जाती हूँ, लेकिन पसीने छूट जाते हैं अगर डोमिनोज का पिज्ज़ा अपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है। जुबिलेंट पर एक कॉल रचना जी ने दिया था, लेकिन जो दूसरे पॉइंट्स हैं
जो नेस्ले पर सुमित ने जोड़े और स्पेशली जो आईटीसी पर कहा, उस पर मयूरेश मैं आपकी राय लूंगी, लेकिन एक टेक्निकल व्यू श्रीकांत भी जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आईटीसी पहले, क्योंकि स्टॉक एक मजबूत कैंडिडेट रहा है इस पूरे साल। गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो बिल्कुल देखिए, अगर आईटीसी के अगर टेक्निकल के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक काफी अच्छा एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना था और उसके बाद अभी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस अपने 500 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे भी रिसेंटली इसने काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया है अराउंड 450, और उसके बाद की आज की रिवर्सल एक्टिविटी और साथ ही साथ उसमें न्यूज फ्लो, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से कम 465 470 के लेवल्स तक तो लेके जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें 490 के भी लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से आईटीसी को लॉन्ग करें, और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट तकरीबन 449 के करीब का। तो 449 का स्टॉप लॉस, टारगेट 470 एंड 490। 470 490 आईटीसी में अच्छा मौका। इस बीच इसका बहुत स्ट्रॉन्ग योगदान रहा है मार्केट की आज की चाल के पीछे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि आरआईएल की बदौलत आप गौर करेंगे इंडेक्स में वो एक्स्ट्रा पुश आ रहा है। करीब करीब 2% ऊपर 2566 के लेवल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाता हुआ, और कोई हैरानी नहीं है कि हम 21,500 इसके बल पर पहुंचे हैं। एक बार कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा योगदान है, उसके बाद आईटीसी आता है, एनटीपीसी और नेस्ले फिर आते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ आईटीसी, ये ब्रिटिश अमेरिकन टेलीकॉम करीब 4% और स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। मयूरेश, आप आईटीसी पर क्या व्यू रखेंगे? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो पहले तो अर्षदा जी, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन लोड किया तो 2-3 घंटे तो प्रेजेंटेशन पढ़ने में लगे थे। और दूसरी चीज, जो एक एक्सपेक्टेशन अभी हम बांध के रख सकते हैं, आई थिंक प्रेजेंटेशन से एक बहुत ऑब्वियस इंडिकेटिंग फैक्टर्स जो आ रहे हैं कि तो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आईटीसी देख रही है 2 चरणों में, फेज 2 एंड फेज 3। अ लॉट ऑफ मनी विच विल नाउ गेट जनरेटेड, जो फ्री कैश जनरेट होगा उनके सिगरेट के कारोबार से, अन्य एफएमसीजी कारोबार से, होटल्स बिजनेस या पेपर बोर्ड बिजनेस से, a good part of that money is going to get diverted back in terms of the new growth businesses जो ये देख रहे हैं, जो फेज 2 और फेज 3 में इन्होंने ईयरमार्क किए हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों और वर्षों में ये री इन्वेस्टमेंट साइकिल जो होगा, ये हालांकि ग्रोथ साइकिल में तब्दील जरूर होगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स एटलीस्ट, एज दिस केपेक्स गेट्स एक्सेलरेटेड। कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स पे थोड़ा दबाव जरूर लाएगा। तो जो एक फेज आईटीसी का था, जो आईटीसी चलता ही नहीं था, आई थिंक आईटीसी माइट वेरी वेल एंटर इनटू दैट फेज वेयर आई थिंक अर्निंग्स will probably look subdued, क्योंकि a large part of this earnings growth will get reinvested into growth businesses. हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव शायद स्ट्रीट ये मान के चल जाएगा कि शायद अर्निंग्स पे इतना प्रभाव नहीं दिखेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अनलेस इट क्रॉसेस 500 जो श्रीकांत ने लेवल कहे थे, शायद एक लंबा टाइम और प्राइस कंसोलिडेशन की तैयारी करनी चाहिए आईटीसी। ओके, आईटीसी। मीनवाइल प्रशांत जी, वो कोल इंडिया मेरी स्क्रीन से हट नहीं रहा है। वो ट्रेड जो पिक किया गया था 354 पे, इट्स नाउ 365। और जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है, आई मीन 10 रुपये कोल इंडिया को मतलब सिर्फ ट्रेड के बाद भागते हुए मैंने शायद कभी ना देखा हो इतना। और 2 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में, दैट्स रिलायंस और कोल इंडिया, पूरा स्विंग देते हुए, पूरा का पूरा जो स्विंग है वो यही 2 स्टॉक्स प्रदान करते हुए। मीनवाइल कोल इंडिया हो गया, रिलायंस हो गया, अब 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद एक काम करते हैं, यहाँ पे और स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। 4 का चौका पहले वो ले लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी के सौजन्य से आएगा। एफएनओ सुपरस्टार श्रीकांत चौहान जी और चार्ट के चमत्कार रचना जी बताएंगे, और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, फंडामेंटल विशेषज्ञ, उनके सौजन्य से आएगा। ट्रेड पिक करते हैं, सिंस इट्स 241 हो चुके हैं, वक्त हो चुका है। प्रशांत सावंत जी, क्या पिक करेंगे आप आज का सस्ता ऑप्शन? जी वीरू जी, काफी दिनों बाद बजाज फिनसर्व में एक अच्छी प्राइस एक्शन नजर आ रही है। स्टॉक लोअर एंड पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है, तो इसकी जो 1710 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 30 के आसपास चल रही है। यहाँ पे हम 21 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं 21,
और जो टारगेट रखेंगे वो करीबन हम यहाँ से लेके 50 तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आपका प्रशांत जी का ट्रेड आपके स्क्रीन पे है और 2567 का लेवल यहाँ पर है। प्लीज़ ट्रेड पूरा लेके आइए, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स इनके, और उसके बाद श्रीकांत जी का ट्रेड पिक करेंगे। आज का एफएनओ सुपरस्टार श्रीकांत जी को सोचने से आएगा। श्रीकांत जी क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, तो देखिए आज अगर हम ओवरऑल मार्केट में देखें तो कुछ एक पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक है जो हमारे वॉच लिस्ट में है, और अगर करंट लेवल से इसे खरीदते हैं तो 226 227 के करीब ट्रेड कर रहा है। 222 का स्टॉप लॉस रखना है। सबसे बढ़िया बात इसमें यह है वीरू कि ये अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है, और अगर ये 229 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसमें और भी एक ब्रेकआउट पैटर्न बन सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 237 से लेकर 240 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 222 का स्टॉप लॉस, 240 तक के लेवल्स आ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। रचना जी बताइए चार्ट का चमत्कार। जी मेरी तरफ से JSW स्टील के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा, और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से करंट रेट इज 863। अगर हम 859 के एसएल को सस्टेन कर पाए तो ऊपर वाली साइड पे हम बहुत जल्दी 869 एंड 872 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ओके 872 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे सकता है, 869 872। मयूरेश मिड कैप फंडा। So we will still continue our call on Welspun Enterprises, हर्षदा जी। I think दो चीजें, एक इनकी जो वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट है ये 65% है टॉप लाइन की, कंट्रीब्यूटेड रेस्ट बाय रोड्स। रोड्स में भी जो ये मोनेटाइजेशन देख रहे हैं, 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने रोड्स एसेट्स में की थी। दे आर एक्सपेक्टिंग मोनेटाइजेशन टू द ट्यून ऑफ 2400 करोड़। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अच्छा खासा इजाफा इनको रोड एसेट के लिए मोनेटाइजेशन से होगा। दूसरा ऑन वाटर एंड वेस्ट इटसेल्फ, मैनेजमेंट इटसेल्फ, 9000 करोड़ के आसपास इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। दे हैव जस्ट टेकन अ स्टेक इन मिशिगन इंजीनियर्स, अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे लिया है, जो टनलिंग एक्सपर्ट्स हैं। एंड टनलिंग एक्टिविटी, जैसे मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद हम लगाए बैठ सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मेट्रो वर्क हो, रोड वर्क हो, I think a lot of work is expected that way, or even that individual subsidiary has order book in excess of 1800 odd crores. Margins में अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है फर्स्ट हाफ में, close to 19% from 10% last year. अगर नॉर्मलाइजेशन मार्जिन्स भी हम देखें 16 और 17% के आसपास, विद एन ऑर्डर बुक जो एग्जीक्यूशन ये कंपनी कर रही है, और जो बजटरी एलोकेशंस हो सकते हैं, नल से जल में 60,000 करोड़ भी ऑलरेडी नो, अच्छा खासा एक्सपेंशन वहां पे हो रहा है। अर्बन इंडिया के लिए जो 3.6 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है, आई थिंक अच्छी खासी ऑर्डर फ्लोज पोस्ट इलेक्शंस ये कंपनी के पास आती रहेंगी। दे आर एग्जीक्यूटिंग इट प्रीटी वेल, क्योंकि डेट इक्विटी है ही नहीं बुक्स पे ज्यादा, वेरी वेरी अमाउंट ऑफ नेग्लिजिबल डेट, एंड मार्जिन्स आर वेरी वेरी सस्टेनेबल, हैविंग फ्री कैश फ्लो जनरेशन व्हिच कैन बी सब्सटेंशियल। तो वेल्सपन एंटरप्राइज में हम लगभग 410 415 का लक्ष्य देख रहे हैं, विद अ स्टॉप लॉस है 304। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, स्टॉक को रिसर्च नोट पर दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मैं सारे ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। इस समय पहला जो ट्रेड आया था वो प्रशांत की तरफ से आया था, सस्ता ऑप्शन। वो सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएंगे। जो ट्रेड था वो बजाज फिनसर्व में था। 1710 का टारगेट और 50 के आसपास का 1710 का कॉल लेकर चलना है, बेग योर पार्डन। 50 का टारगेट रहेगा, 21 का स्टॉप लॉस रखिएगा। फिर आया श्रीकांत की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा, 237 240 के टारगेट के लिए मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा। रचना जी ने 872 के लिए पिक किया JSW स्टील, और वेल्सपन एंटरप्राइजेस की अभी बात हो रही है जो आपको दिया है मयूरेश ने। पावर ग्रिड की तरफ से ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के हाथ लगा है 237 करोड़ का ऑर्डर, और ये 15 महीनों में इनको पूरा करना है। ये फिलहाल एक और डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 5% ऊपर स्पाइक देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज। चलिए, बहुत एक्शन इस मार्केट में है। वैसे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 21,500 को छूने के बाद ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हुआ है मार्केट, लेकिन आज दोपहर का सबसे बड़ा ट्रेड जो हमने आपके लिए मार्क किया था वो कोल इंडिया 5.25% ऊपर। देखिए पिछले आधे घंटे में 3-3.25% के गेंस देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी इसी में बनी है। इसके अलावा और भी ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर
एक्शन अब जोर पकड़ रहा है। उसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सुबह में बात हुई थी, वैसे आज 980 तक का हाई इसने छुआ है। प्रशांत, अगला पड़ाव क्या रहेगा? आई थिंक 990 गावा साहब का सुबह का टारगेट था और ये भी स्क्रीन पर तेजी करके दिख रहा है। तो हर्षा जी, यहाँ पे एक क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और एक बहुत जो रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी उससे बाहर आया, करीबन 973। मुझे लग रहा है 960 कंफर्टेबल स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आप 995 नेक्स्ट लेवल मान के चल सकते हो, वहां तक ये स्टॉक कंफर्टेबली जाना चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर। मीनवाइल अभी हम यथिन से डेडिकेटेड डिस्कशन कर रहे थे उस रिपोर्ट पर पीएसयू बैंक्स पे। लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा नाउ। मैं आई थिंक एक लेवल मार्क करके बैठा था, इट वाज आई थिंक 226 और वो इसने बाइसेक्ट करा, काटा और उसके बाद 228 तक का एक स्विंग। मतलब इस वॉल्यूम के साथ, हालांकि वॉल्यूम इसमें थोड़े से अधिक होते तो अच्छा था, बट अब ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, इस दौर के मतलब लगभग 8 साल के सर्वोच्च स्तरों पे, मतलब और सिर्फ एक जो प्राइस बच गया और वो है इसका लगभग क्लस्टर 231, जो कि है इसका ऑल टाइम हाई लास्ट क्वार्टर ऑफ आई थिंक CY14। ठीक है, तो अभी श्रीकांत जी ने कॉल दी भी इसकी और शानदार मूव डे हाई के क्लस्टर पर आके ट्रीट करता हुआ। और कुछ काउंटर्स में जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं उसमें आप लेके आइए एक बार HDFC AMC 3122 का स्तर यहाँ पे है, ये अब अपनी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। रचना जी जरा इसको देखेंगे एक बार, ये प्रकाश सर ने कई बार रिकमेंड किया है इस कार्यक्रम में और एक स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई के क्लस्टर पे ऑल टाइम हाई पर। अभी आपका व्यू क्या है यहाँ पे मैम? जी, यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेंड बहुत ही क्लियरली एंड वेल एस्टेब्लिश्ड है और आज के दिन में इंट्राडे मूवमेंट तो खूब ही स्ट्रांग रही है। तो आई वोट से कि इंट्राडे के लिए कुछ खास बचा हुआ है यहाँ पे, तो इंट्राडे प्लेयर्स को अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने में कोई गलत बात नहीं है। बट जो लोग पोजीशन कैरी करने को तैयार है उन लोगों को 3080 के एसएल के साथ यहाँ पे जो भी डिप आता है उसमें बाइंग करनी चाहिए और ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर हमें ओवर द नेक्स्ट 2 to 5 डेज 3200 की तरफ जाता हुआ एंड 3200 को क्रॉस करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। सो 3080 के एसएल के साथ डिप्स पे पोजीशन प्लेयर्स को बाइंग करने का मौका है। HDFC AMC अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, मूव अच्छे हैं। और उसके बाद अगर आप सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्टर साहब आप कुछ देर के लिए जरा मेरे को मार्केट ब्रेथ दिखाइए। देखिए निफ्टी गया लगभग हाई क्या था 21505 का। मॉर्निंग कमेंट्री की उस बात को बिल्कुल आपने अगर देखा हो कि बुक योर ऑल प्रॉफिट्स, जो भी आपने लिए हो लोअर एज पे 2 बजे की आवाज़ पे जब हम बात कर रहे थे मैं और हर्षता, वो यही कर रहे थे कि जो ट्रेड्स आपने लोअर एज पे लिए हैं वो आपको 19490 लेके आइए जरा। 2 बजे की जो रणनीति थी उसमें क्या लिखा था, उसको आपको 19490 और 510 के जोन में बुक करना है। और क्यों? क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। ट्रेड हम फ्रेश लॉन्ग तभी लेंगे आइदर वी विल गेट अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 410 410 की तरफ या फिर 510 के ऊपर निकल जाए। तो देखिए वो लेवल छूते ही साथ 30-35 पॉइंट साफ हो गया। पहला रेजिस्टेंस 487 510, इस जोन में प्रॉफिट्स को बुक करना है। खैर कोई बात नहीं। अब जरा ब्रेथ दिखाइए एक बार आपकी स्क्रीन पे। इट्स लॉन्ग 66, शॉर्ट कवरिंग 27 में, शॉर्ट है 50 में। ऐसी बात नहीं है, प्रेशर पॉइंट्स भी मार्केट में है जो कि हमको बार बार हायर लेवल से थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं। और 43 में लॉन्ग ऑन रनिंग, दैट मीन्स प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी स्क्रीन पर नजर आ रही है। कोल इंडिया, ये ट्रेड हमने अभी पिक किया। कल आपको याद होगा हमने मैकडॉवेल्स कार्यक्रम में पिक किया था, कल हमने BHL कार्यक्रम में पिक किया था। और कोल इंडिया 5.5%, इनफैक्ट लगभग आप समझ लीजिएगा कि इसका करीब 3.5% का स्विंग इस कार्यक्रम में आया है। हिंदुस्तान कॉपर, नेस्ले, डेल्टा कॉप आज फर्स्ट टिक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था और HDFC AMC जिसका जिक्र हुआ जो कि इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज हुआ है। इंडिया सीमेंट में शॉर्ट कवर है, वोल्टास पे शॉर्ट कवर है, कोलगेट, मैरिको, डाबर आज पूरी की पूरी FMCG बास्केट शॉर्ट कवरिंग। टाटा कंज्यूमर जो कि ऑल टाइम हाई पे था वो उसमें फ्रेश लॉन्ग थे। बाकी SBI लाइफ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, संवर्धन, मदरसन और TVS मोटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक
लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जिन काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, दैट सेल, सिमंस, जी एंटरटेनमेंट, नाल्को और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो कुछ ये है बाजार का इस वक्त का सूरत हाल। निफ्टी थोड़ा सा और रिट्रेस हुआ 21,462। एक स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पे, और ये थी प्रकाश सर की कॉल, मेरे ख्याल से 2 बजे की, दैट्स टोरेंट फार्मा। प्रकाश सर, टोरेंट फार्मा पिक किया था ना आपने? नहीं, मेरे ख्याल से ये पहला कॉल किसने पिक किया था, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया, बट किसी ने पिक किया था ये 2180 के सर आके डे हाई के क्लस्टर पर आके ट्रेड करता। प्रशांत, आप एक व्यू देंगे और एक्टर साहब को बताएंगे किसने कॉल दी थी टोरेंट फार्मा की आज कार्यक्रम में? मानस, आपका टेक? जी बिल्कुल जी, यहाँ पे वीरू जी, टोरेंट फार्मा को अगर मैं देखूं तो ये एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, और कल के वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, करीबन 2175 पे स्पॉट है। मुझे लग रहा है 2155 एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस होगा, और ये एक वर्थ टेकिंग रिस्क है, क्योंकि हो सकता है ये रेजिस्टेंस 2 बार वर्क किया है, इस बार चांसेस है ये ब्रेकआउट आ जाए। तो 2155 का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से 2225 के टारगेट रख सकते हैं। टोरेंट फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली, और आप सही बोल रहे थे वीरू, गावा सर ने ही दिया था टोरेंट फार्मा पर ट्रेड, 2200 का टारगेट था उनका, और प्रशांत भी उसे रैटिफाई कर रहे हैं, उनको भी लगता है यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर मेहरबून ईरानी एकदम तैयार बैठे हैं हमसे बात करने के लिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखने को मिली है। कैश मार्केट वाले साइड पर जो तेज़ी इस घंटे आ रही है, उसमें अब आरवीएनएल थोड़ा सा भाग लेने लगा है। इरेडा में वो लो सर्किट्स लगे थे 2-3 दिन, और फिर ये रिकवरी मोड में आता हुआ, तो उस पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा डीसीएम श्रीराम जो 52 वीक हाई पर है, ईडलवाइस जो 52 वीक हाई पर है, सुब्रॉस जो 52 वीक हाई पर है, ये सारे काउंटर्स जहाँ पर हमने देखा एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट ये पूरी जो पीएसयू बकेट है उसमें कुछ नया खरीद रहे हैं क्या आजकल आप, मयूरेश? So banks is something that is still looking very, very attractive. Obviously, power as a space has done phenomenally well. और वीरू जी जैसे बात कर रहे थे, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड या इवन प्राइवेट प्लेयर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक पीएसयू बैंक्स में जो एक रिस्क रिवॉर्ड एक सिनेरियो बन रहा है, वो अभी भी बरकरार है, और एक्सपेक्टेशंस हम मान के रख सकते हैं कि जो अर्निंग्स आएंगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये अच्छी होंगी, एंड इनफैक्ट दे विल एक्सेलरेट once the rate cut cycle starts in the second half of the next financial year. तो आई थिंक ये एक पॉकेट है जहाँ पे एक अर्निंग्स का तड़का एंड रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैं कह रहा था, ब्रॉडर नेम्स विद इन दिस बास्केट अच्छे लग रहे हैं। लार्ज कैप्स में जो दिग्गज स्टॉक एसबीआई है, वो तो है ही, दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। हालांकि इसने किया क्यों नहीं है विद एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, बट आई थिंक इट्स वेरी, वेरी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड फ्रॉम द लार्ज कैप स्पेस। ओके, अभी हर्षदा ने रेल विकास निगम लिमिटेड का जिक्र किया, और एकदम से मेरी नज़र इस पर गई। आज सुबह से हमने इसमें जितने ट्रेड्स लिए, जैसे आप देखिए आईआरएफसी हमने 97 पे पकड़ा था, 101 हो गया भाव, 101। आप लेके आइए आपके स्क्रीन पर रेलटेल, जरा रेलटेल को देखिएगा। आज अभी मेरे स्क्रीन पे ये अपीयर ही हुआ था, तभी मेरा ध्यान गया इसमें। रेलटेल जनाब गजब की बाइंग है, अब 319 अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और मेरे ख्याल से आज की जो कैंडल है वो इतनी स्ट्रांग है कि पूछे मत। ये प्रशांत जी, ये आरबीएनएल 184.90 पे डे हाई पर, और ये जो टिपिकल 185 पे इसकी एक नेक लाइन है, अगर ब्रीच हो गई तो क्या वो 10-15 रुपए की चैनल खुल जाएगी हायर साइड पे 185 के ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम्स पिछले 5 दिन के 7 दिन के बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जी बिल्कुल वीरू जी, आपके साथ मैं सहमत हूँ। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दे करीबन 186, 187 इसी जोन के आसपास, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ से हमें कम से कम 6 to 8% हो, यानी 10 to 15 रुपीज इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग यहाँ पे होना जरूरी है, सस्टेन करना जरूरी है। यहाँ से हम कंफर्टेबली नेक्स्ट लेवल 195, 200 के जोन देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली इन स्टॉक्स में दिख रही है। चलिए अब बिग मार्केट वॉइस में मेहरबून ईरानी सर को जोड़ लेते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि मौके नए कहाँ बन रहे हैं जब मार्केट लाइफ हाइस पर है। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बी आई एम श्योर यू आर टायर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन कि नया पैसा कहाँ लगाना है,
क्योंकि इतनी बढ़िया तेजी, और मुझे याद है कुछ महीने पहले आप थोड़े से सर्कमस्पेक्ट थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट मार्केट ने बहुत बढ़िया गेन्स दिखाए हैं। अब सवाल यही है कि वैल्यूएशन के फ्रंट पर नया पैसा अगर कमिट करना है, क्या कुछ नए आइडियाज की तलाश होगी, या फिर जो जमे हुए स्टॉक्स हैं, जमे हुए आइडियाज हैं, उन्हीं में और डबल डाउन करेंगे? हर्षदा, आई थिंक मेरा सर्कमस्पेक्ट में था नहीं, खाली मेरा ये व्यू था कि पॉलिटिकल फ्रंट वाज द ओनली वरी व्हिच आई हैड। जी हाँ, मुझे याद है। और इलेक्शन के 2 दिन के बाद, स्टेट इलेक्शन के 2 दिन के बाद आपके चैनल पर मैंने कहा था, और मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि वी आर हेडिंग फॉर एन एक्सप्लोसिव ब्लो आउट हाई एज फार एज द निफ्टी गोस। और किसी को भी आप पूछो, आई थिंक दे आर सेइंग कि मार्केट करेक्ट होगा, बहुत जोर से बढ़ गया है, 22,000 से नीचे आएगा। आई थिंक 21,000, 22,000, 23,000 की बात छोड़ो, आई अगेन रिपीट, इट विल बी एन एक्सप्लोसिव हाई which we are going to see. It can happen over the next 6 months to 1 year. इसका मूल कारण है कि if political risk is out of the window, consensus as far as the market goes, Modi is coming back. 300 सीट, 310 सीट, 320 सीट, 330 सीट, 350 सीट, कोई परवाह नहीं है। मार्केट को परवाह नहीं, as long as the man is in the saddle with a majority government. दूसरा है कि अगर मॉनसून प्रेडिक्शन अराउंड द इलेक्शन टाइम मई जून में आता है कि मॉनसून विल बी गुड, एंड इफ वी हैव द यूएस फेड पॉसिबली हिंटिंग एट अ रिडक्शन ऑफ रेट्स इन द सेकंड हाफ ऑफ 2024, आप मुझे बताइए हर्षदा कि व्हाट विल बी हैपनिंग टू द निफ्टी। सो द पॉइंट इज ऑल द फैक्टर्स हैव टर्न्ड एज ऑफ नाउ पॉजिटिव। ग्लोबल फैक्टर्स जो नेगेटिव थे 2-3 महीने पहले, बॉन्ड यील्ड्स था, डॉलर इंडेक्स था, यूएस फेड हाइक करेगा इंटरेस्ट, ऑल दोस हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो, नोबडी इज टॉकिंग ऑफ दैट। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम, रशिया यूक्रेन, बाद में मिडल ईस्ट क्राइसिस, लुक एट ऑयल। ऑयल इज अ क्लियर इंडिकेटर कि ऑल दिस होपफुली विल वन डे पास। So with all these factors positive, SIPs at record highs, GST collections at record highs, तो जो भी लोग ने बेचा है, they are not being honest with you. उन लोग को पछतावा हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा कैश पे बैठा था इलेक्शन वर्डिक्ट के पहले, and I am admitting कि I am feeling bad about it, and I am in a rush to put in money into the market, and I have put in the market. भूत सवार बाइंग हुई है मार्केट में इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद। Just because the markets have gone up, why should we be circumspect? और अगर निफ्टी को मुझे 24,000, 25,000, 27,000 दिखना है, तो 400-500 पॉइंट के करेक्शन आते रहेंगे। आई वुड से दैट यूज एवरी करेक्शन टू बाय मोर इनटू द मार्केट। देयर आर सेक्टर्स टू बाय, देयर आर स्टॉक्स विच आर एक्सपेंसिव, कीप अवे फ्रॉम देम, बट अलाउ मी टू से देयर इज अ चॉइस ऑफ प्लेंटी। और आप किसी को भी पूछो, राइट नाउ प्रॉब्लम एवरी इन्वेस्टर इज हैविंग, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस पैसे कहाँ से लाए खरीदने के लिए? जो पैसे थे वी हैव गॉन ऑन इन्वेस्टिंग। नहीं, आप अकेले नहीं हैं जिनको लगा था कि जिनको वो इलेक्शन रिजल्ट से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस थी। मार्केट भर में 80% लोगों के साथ यही हुआ, एंड देन वी ऑल सीन मनी चेजिंग। तो मेहरबून जी, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, जो पैसा आपने कमिट किया है तब से लेकर अब तक, क्या जहां पर एग्जिस्टिंग बेट्स थे उन्हीं को आपने डबल अप किया, या फिर कुछ नए आइडियाज आए सामने? I think I have personally added to the energy stocks and the public sector stocks. मैंने बैंकिंग खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे पैसे ऐड किए हैं, और चमुंदा like here and there I have bought into some property stocks. Apart from that, a large part of the money has also gone into individual stocks. So the bottom up approach जो मेरा हमेशा रहता है वो continue हुआ है, but I'm extremely bullish if you ask me from the mining equipment sector, एनर्जी सेक्टर, और मुझे कहीं पर लग रहा है कि टेक्सटाइल्स विल कम बैक टू द फोर। सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल द स्टॉक्स, ऑल द सेक्टर्स फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल, बट फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म एंगल इफ यू आर आस्किंग मी, कहीं पर पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स कैन करेक्ट, बट मुझे बहुत लंबी तेजी लग रही है, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी, जिसमें आई विल इंक्लूड नेम्स लाइक कोल इंडिया, पावर ग्रिड, गेल, REC, PFC, पावर ट्रेडिंग, BHEL, NTPC, and even a company like an ONGC or Oil India, which people are refusing to look at. आज आप शांति से देखो, Oil India is nearly at a high and going at a PE of less than 5, कोई दिखता नहीं है उसको। बट ऑयल का भी अगर आप देखो तो 70 के नीचे ब्रेंट आता नहीं है,
Despite that, ONGC is quoting where it is quoting and Oil India is quoting where it is quoting. So I would say the entire energy sector looks very attractive to me. हाँ बढ़ गए हैं, correction आ सकता है. But if incremental money is put in, I promise you, I personally believe a long, good, solid opportunity is coming. जो शायद 3 साल 4 साल पहले डिफेंस में आया था, वो कहीं पर आपको एनर्जी स्टॉक्स में दिखेंगे, especially पब्लिक सेक्टर कंपनीज. ओके महबून जी, अगले स्पेस पे आते हैं. आई मीन आज जो बहुत दिनों बाद अपीयर हुआ है स्क्रीन पे, हालांकि ज़्यादातर चॉइसेस इसमें लार्ज कैप में ही है, बट एफएमसीजी आज बहुत दिनों बाद स्क्रीन पे कुछ विजिबल है. टाटा कंज्यूमर एट ऑल टाइम है, बट HUL कमिंग आउट ऑफ बेस, सेम इज द केस विद डाबर, मैरिको, गोदरेज CP. अभी सर नॉट एग्जैक्टली एट मतलब लार्ज कैप में, मिड कैप में कोई एफएमसीजी कंपनी आपको पसंद है इस वक्त? नहीं, एज सच स्पेसिफिक इन द एफएमसीजी पैक कोई ज़्यादा कुछ है नहीं. आई थिंक एफएमसीजी फ्रंटलाइन कंपनीज जो है वो है पोर्टफोलियो में, दे हैव अंडर परफॉर्म्ड एंड इफ दे गो अप इट्स गुड. नेस्ले हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड. सो इसमें ऑनेस्टली टू पुट इन इंक्रीमेंटल मनी हिम्मत नहीं होती है, because the discretionary spending, I am still not very comfortable with the valuations of quite a few of them. And with inflation being largely being kept in check, government अपना measures लेता है, तो it turns out to be indirectly a positive for FMCG companies, और शायद उसका impact हम लोग आज देख रहे हैं मार्केट में. अच्छा महबून जी, ये एफएमसीजी बास्केट पे आपने कमेंट कर दिया, एनर्जी पे आपने कमेंट कर दिया. एनी रेलवे या फिर रेलवे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, या फिर डिफेंस में कोई कंपनी और आप लोगों ने लोकेट की हो रिसेंट टाइम्स में सर, या फिर प्रीवियसली भी आप कमेंट कर पाए हो और ये ट्रेड करना चाहें आप उसको? आई थिंक पिछले 2-3-4 साल से आई थिंक आपके चैनल पर कहते आ रहा हूँ कि रेलवे इज़ माय फेवरेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टिंग, और काफ़ी छोटे भावों में आई थिंक टिटागर रेल को और टेक्समैको रेल को मैंने रिकमेंड किया था. क्लियर डिस्क्लोजर, जो भी स्टॉक्स के बारे में पॉजिटिव कहता हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो में है और कोई इरादा नहीं है बेचने का. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नेम्स लाइक रेल विकास, देयर इज अ नेम लाइक IRFC, देयर इज अ नेम लाइक IRCTC. ये सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जो आपको दिखते हैं कि काफ़ी जोर से बढ़े हुए हैं, बट आई पर्सनली बिलीव अपसाइड काफ़ी बाकी है. और लेट्स पुट इट वन वे, आई थिंक हर्षदा ने भी आपने सवाल पूछा, वीरेंद्र जी आप भी हमको पूछ रहे हो. आई थिंक एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद सेक्टर्स लाइक रेलवेज, सेक्टर्स लाइक वाटर, सेक्टर्स लाइक एनर्जी, EV, ये सारे सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवरेट सेक्टर्स हैं. बहुत काम हो रहा है सेक्टर्स पे, और अगर कहीं पर भी जो भय था वो अभी निकल गया है, तो ये जोर से नेक्स्ट अप मूव शुरू हुआ है पिछले 15 दिनों में. आई पर्सनली बिलीव ये कंटिन्यू होगा, बिकॉज दिस सेक्टर्स हैव बीन द पेट सेक्टर्स, पेट प्रोजेक्ट्स जो आप कहना है कह दो, ये चारों 5 सेक्टर में. और यहाँ पे मुझे बहुत सारी एक्टिविटी आगे भी दिखती है, काम हो भी रहा है. आई पर्सनली थिंक टू आई हैव नेवर सीन अ रेलवे मिनिस्टर और अ रेलवे मिनिस्ट्री so committed in my last 25-30 years that I've seen this market. So हाँ, ये स्टॉक्स बढ़ गए. अगर आप देखते हो कि 52 वीक लो ये अभी ये है, बहुत बढ़ गया, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, करेक्शन आ सकता है, but they have a long story ahead for them. I'm not mistaken मेहरबून जी, जहाँ तक मुझे याद है आप जब रेलवे की बात करते हैं then you also include the likes of टीटागढ़ वैगन्स जो सप्लाई साइड पर काम करेंगे. सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं जो प्योर प्ले रेलवे स्टॉक्स हम देखते हैं, जो RVNL, रेलटेल की हम बात करते हैं. दूसरी तरफ जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स है उन पर भी नजर रखनी चाहिए. करेक्ट? करेक्ट, 100%. आई थिंक जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भी उन्होंने बढ़ाई है. दे हैव बिकम मोर फोकस्ड, एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंगल आई विल से वन थिंग, दे आर फेल्ट लेफ्ट आउट. और अभी जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, एवरीबडी हैज पुल्ड अप द सॉक्स एंड एवरीबडी इज एट वर्क. People have become more focused. Projects are keeping on happening. Expansion of capacity. Things can only further improve from them. हाँ, कभी होता है कि मार्केट हमसे होशियार है और कभी कभी मार्केट एडवांस में डिस्काउंट करके बहुत स्टॉक को जोर से बढ़ा देते हैं और करेक्शन आते हैं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द स्टोरी इज नॉट कमिंग टू एन एंड. इफ दिस गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर और 5 साल है, things will keep on happening, and I think this sectors will remain in focus. That is why I said energy sector. I also mentioning railway sector to you. I think there's a lot of steam ahead, despite the fact that they run up a little bit too sharply, which I accepted.
एक दो स्टॉक्स का मैं नाम लूंगी, आप बताइए अब इसमें मौका अभी और है कि नहीं। वो ईएमएस स्कीम थीम से जुड़े हुए हैं, आपका डिक्सन, आपका सिरमा एसजीएस। इनफैक्ट डिक्सन के साथ पहले अंबर खूब चलता था, हाल फिलहाल में किसी एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, उसके बाद थोड़ा सा जागा था ये काउंटर। इनमें दिक्कत एक ही थी कि सब लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे हैं, पर ये स्टॉक्स हैं ही ऐसे जो हमेशा महंगे मिलते हैं। अभी भी ले सकते हैं या नहीं? मेरा आई हैव नेवर स्पोकन टू पॉजिटिव अबाउट देम हर्षिता, और आपने बिल्कुल ठीक परखा कि वैल्यूएशन कंफर्ट कभी थे नहीं। दूसरी बात, आपका मुझे पूछो तो वाइल द मेक इन इंडिया थीम कैन ओनली ग्रो और ये कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब इम्प्रूव होगी, स्टॉक्स अभी भी मुझे बहुत सस्ते नहीं लग रहे। हाँ ठीक है, जिसके पास ये शेयर्स है और जो लेना चाहे वो ज़रूर ले सकता है, दे विल पॉसिबली मेक मनी इन द लॉन्गर टर्म। बट इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो आप बात करते हो, वेयर मोर एंड मोर न्यू ब्रांड्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। मुझे याद है 15 साल पहले मैं कुछ वाइट गुड्स लेने जा रहा था तो 3-4 ब्रांड दिखते थे, आज जाओ और आपको सामने 8-10-15 ब्रांड दिखते हैं। आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अक्रॉस एटलीस्ट दिस सेक्टर विच यू हैव मेंशन्ड, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज समथिंग वेयर आई हैव अ स्लाइट क्वेश्चन मार्क इफ यू आस्क मी एट द वैल्यूएशंस एट विच द स्टॉक्स आर। सो मैं कहूँगा कि इन अ मार्केट जहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, पब्लिक के पास, मेरे पास पैसे कम है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कहाँ से लाएंगे, रोज नया नया कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगता है। तो आई वुड स्टिल पॉसिबली कीप दिस सेक्टर अ लिटिल बिट ऑन द बैक बर्नर डिस्पाइट स्टेटिंग कि मेक इन इंडिया थीम हैज टू ग्रो, दिस कंपनीज विल ग्रो, वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी थोड़ा सा कम है ऑन अ रिलेटिव बेसिस। ओके, मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टर्स पर, आपकी मिड कैप चॉइसेस पर खुल के बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पे इट्स 15:09 और एक बार निफ्टी का सूरत हाल दिखाइएगा। और जो क्लोजिंग में कह रहा था कि आपको हायर लेवल से प्रॉफिट बुक करना है, और जो स्ट्रेटेजी में एक बात कही गई थी कि रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 410 420 उसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब हम सुबह नीचे गए और फिर ऊपर आए उस वक्त 21,400 की पुट पे बिल्डअप हुआ था, इसीलिए जो एक सेकेंड फॉल आया इसमें हम 420 से रिकवर होके अब करीब करीब 466 पे हैं। कुछ देर में बात करेंगे इस पे। एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स स्क्रीन पे लेके आते हैं, फिर हम पिक करेंगे सारे के सारे BTST ट्रेड्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इट्स प्लस बाय 24 पॉइंट्स। ट्रेड पिक करते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद इंडिसेस पे आएंगे, फिर मार्केट ब्रेथ को देखेंगे। मानस, आप कल की मॉर्निंग के लिए क्या पिक करेंगे? देखिए, जहां पर ब्रेकआउट है वहीं पर ध्यान है, तो कोल इंडिया में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट है और कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर पे खरीदारी करनी चाहिए। 367 के भाव चल रहे हैं। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है कोल इंडिया के फ्यूचर में और 380 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं लेना चाहते तो आई थिंक ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। BTST कॉल ये भी रहेगा। 370 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 14 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल 370 का कॉल ले सकते हैं आप। कोल इंडिया में तेजी, कोल इंडिया आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर भी है। श्रीकांत, आप क्या पिक करेंगे? बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले टोरेंट फार्मा के ऊपर बात की थी, अभी मुझे लगता है कि सिप्ला, यहाँ पे हमें फोकस करना है। ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो काफी स्टेडीली कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद अभी उसने 230-235 के लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स क्रॉस किया है। तो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन कम से कम ये 1280 के लेवल्स दिखा सकता है और मैक्सिमम शायद 1330 के लेवल्स ऑल टाइम हाई में ये एंटर हो सकता है। तो करंट लेवल से सिप्ला को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 1190, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट्स तकरीबन 1320 के हम रख सकते हैं। ओके, सिप्ला 1236 पे आपका ये बाय ट्रेड है। प्रशांत, आपके कैरी करेंगे? जी वीरू जी, हेवल्स का ब्रेकआउट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 1372 1372 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 1355 1355 और मेरा टारगेट होगा 1400 से लेके 1410 का। हेवल्स में एक मौका तेजी का, जो मानस का इनफैक्ट ओपनिंग ट्रेड था इस कार्यक्रम के दौरान, और अब प्रशांत कह रहे हैं यहाँ पर एक मौका तेजी का बनता हुआ दिखाई देगा। ये है वो ट्रेड्स BTST के, लेकिन अब लगे हाथ डीलिंग रूम का जायजा भी ले लिया जाए। हमारे साथ
यतिन जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। यतिन बताइए, डीलर्स के क्या स्टॉक्स चर्चा में आए? तो इन्फोसिस हर्षदा ये सबसे पहला स्टॉक है जो फोकस में है। एक्सचेंजर के रिजल्ट्स आएंगे आज पोस्ट मार्केट, और डीलर्स को लगता है कि शायद आईटी पैक में एक थोड़ा बहुत रिन्यूड एफआई सेलिंग भी आ सकता है। तो उनको लगता है कि शायद एक्सचेंजर के रिजल्ट्स इतने खास नहीं होंगे, और एक जो रिस्की बेट वो ले रहे हैं आज के ट्रेड में वो एसटीबीटी इन्फोसिस। उनको लगता है कि स्टॉक में 25 से 35 रुपए की डाउनटिक आ सकती है एक दो ट्रेडिंग सेशंस में, और एफआई की भी सेलिंग चल रही है। फ्रेश शॉर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं आज की सीरीज में, दिसंबर की सीरीज में। तो इन्फोसिस एक शॉर्ट कॉल डीलर्स की तरफ से आ रहा है, और आईटी पैक उनको लगता है कि थोड़ा बहुत वीक खुल सकता है कल एक्सचेंजर के नतीजों के बाद। तो देखना होगा एक्सचेंजर के नतीजे कैसे आते हैं सेकेंड क्वार्टर के। अगर हम बात करें सिप्ला की, तो ये काउंटर है जो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। पिछले आधे एक घंटे में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक लगभग डेज हाई पे, और यहाँ डीलर्स को लगता है एक पोजिशनल कॉल बाय का लेना चाहिए, क्योंकि 5 से 6% की इनको पोजिशनल अपसाइड काउंटर में दिखाई पड़ रही है। तो ये एक फार्मा स्टॉक है जहाँ फिर से एक बार डीलर्स को लगता है डोमेस्टिक फंड बाइंग के पीछे स्टॉक में अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम बन सकता है। तो सिप्ला में तेजी, लेकिन इन्फोसिस को लेकर लोग थोड़े से चिंतित हैं, और एक्सेंचर के नंबर से पहले वहाँ पर कुछ मंदी की पोजीशन सुझाई जा रही हैं। ये आपके लिए इन्फी और सिप्ला दोनों ही स्टॉक स्क्रीन पर। एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, उसके बाद द बैन की लिस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आज मार्केट घूमा है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो शायद बैन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वायदे के पर्सपेक्टिव से ही एक ट्रेड जो आज फिर थोड़ी सी हरकत में आ रहा है, हमने हेवल्स की बात की, हमने बात की वोल्टास की, क्रॉम्पटन पर व्यू क्या बन रहा है मानस देखेंगे, क्योंकि ओआई एडिशन दिख रहा है, प्राइस एक्शन बस अभी शुरू ही हो रहा है, 0.5% ही ऊपर है क्रॉम्पटन। देखिए, हम हेवल्स से क्रॉम्पटन को कंपेयर नहीं कर सकते अगर हम टेक्निकल पैटर्न देखें, क्योंकि क्रॉम्पटन अभी भी 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लो लेवल पे 285 के आसपास सपोर्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करने के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। आई थिंक केवल खरीदारी तभी करें जब 302 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले, तभी खरीदारी करें। उससे पहले खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 290 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 290 की पोजीशन से बने रह सकते हैं, नई तेजी ना करे जब तक वो अपने उन एवरेजेस को ब्रीच नहीं कर लेता। अच्छा, ये हमने ट्रेंडिंग में मेंशन किया था HDFC AMC वाला शेयर, उस पर राय ली नहीं। श्रीकांत, ट्रैक करते हैं आप? बिल्कुल, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जितना भी स्पेस है वो हमारे एक्टिव कवरेज में है और एक्टिव ट्रैकिंग में भी है। अगर इसकी फॉर्मेशन को देखें तो ये लगातार इंट्राडे बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और अगर आप डेली पे देखेंगे तो एक वर्टिकल रैली में ये कन्वर्ट हो चुका है। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये अपनी प्रीवियस हाई 3400 के करीब बिल्कुल जा सकता है। बट अगर विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी है तो मुझे लगता है करंट लेवल से लॉन्ग करें 3125 3130 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 3080 का, तो काफी नजदीक का स्टॉप लॉस दिया है, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें और 3080 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स रखे यहाँ पे 3250 रुपए के, 3250 के टारगेट्स HDFC में रख सकते हैं। 3250 के टारगेट्स HDFC में रख सकते हैं। HDFC AMC की बात हो रही है। आई थिंक रचना जी ने मेंशन किया था ये 3.25% ऊपर। अच्छा, वायदे बाजार में जाने की तैयारी, और मेरे ख्याल में लगभग 5 स्टॉक्स हैं जो जा सकते हैं बैन में। एक तो जो कल ही निकला वो वापस जाएगा, डेल्टा कॉप 133% की पोजीशंस आज बन गई हैं। IRCTC में 100% से ज़्यादा की पोजीशन, RBL में 100% से ज़्यादा की पोजीशन, इंडस टावर में भी यही सिचुएशन है, और PEL 96% की पोजीशंस दिखा रहा है। तो डेल्टा कॉप में वीरू हम सुबह में बातचीत कर रहे थे कि बस बाहर निकलते ही एकदम पूरे तेवर दिखा रहा था तेजी के, अबे फिर से जा रहा है बैन में। प्रशांत, क्या करें अब, सौदा निपटा ले क्या? प्रशांत, कुछ आवाज आपकी आ ही नहीं रही है। जी अर्षा जी, इनफैक्ट इस स्टॉक में सौदा निपटाना एक बेहतर तरीका होगा। इनफैक्ट जो हाई बनाया आज का वो एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, 150 152 ये जोन। मुझे नहीं लग रहा है ये जब तक क्रॉस ना हो कोई फ्रेश पोजीशन ऐड करनी चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन हो तो प्रॉफिट बांध के आप एग्जिट हो जाए। ओके, डेल्टा कॉप 185.90 आपके स्क्रीन पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स थी उनकी परसेंटेज थी, और उसके मुताबिक ये कल डेरिवेटिव बैन में एक बार फिर आज के बाद जाएगा। खैर, अभी काम करते हैं।
जरा एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा, फिर फाइनली क्लोजिंग कमेंट्स पे आएंगे निफ्टी के और निफ्टी बैंक के। देखिए क्लोजिंग कमेंट्स में कोई तब्दीली नहीं है और हमारी अप्रोच क्या थी मॉर्निंग में 21,190 दैट विल बी अ पोजिशनल स्टॉप लॉस। उसका लॉजिक ये था, समझ लीजिएगा कि 21,190 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकेंड पुट राइटर्स का जोन है, हम उसको मानते हैं कि वो हमारे इस स्विंग को गार्ड करेगा। आज हमने डे ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन बेस यानी 21,300 की ट्रैजेक्टरी को एडमायर किया था, उसको प्रेफर किया था, उसके ऊपर की डिप को हमने बाय किया, हमें रिवॉर्ड मिला, हमने 489 510 के बीच में प्रॉफिट बुक किया। अब हम एग्जैक्टली मिड पे आके क्लोज हो रहे हैं। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड की आपकी कैरी रहेंगी कल के लिए भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो डे ट्रेड पकड़ना होगा कल मॉर्निंग में वो फिर पकड़ेंगे एज पर द ऑप्शन स्टेट जो भी हमको अवेलेबल होंगे। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में भी मॉर्निंग अप्रोच यही थी। 47,621 इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे, 646 लो था और उस सारे ट्रेड को 48,080 के बीच में लिक्विडेट कर देंगे। बट याद रखिएगा जो मॉर्निंग कमेंट्री में लेवल मेंशन था, टिल द टाइम हम वॉलेट नहीं कर रहे हैं 47,470 यानी 47,500 की ट्रैजेक्टरी, तब तक हम अपने पोजिशनल ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। आज की इस क्लोजिंग को देख के लग रहा है या फिर जिस ट्रैजेक्टरी में क्लोजिंग जा रही है कि एक बार फिर से 48,000 के कॉल राइटर ने 48,100 48,200 के कॉल राइटर ने जिनकी एक्सपायरी कल है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है और उस स्ट्रॉन्ग ग्रिप को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेड जोन होगा हम कल फिर डिफाइन करेंगे, बट पोजिशनल ट्रेड्स में आपके कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ अब आइए ब्रेथ पर, फाइनल ब्रेथ को देखते हैं और क्या ये ब्रेथ कल के प्रोस्पेक्टिव से किसी प्रकार की वीकनेस रिफ्लेक्ट करिए? नो, नॉट एग्जैक्टली, पर आप कह सकते हैं कि बाजार आज से 2 दिन पहले जितना शार्प एग्रेशन में था वो अब एक दूसरे शब्द में बदल गया है, दैट्स कंसोलेशन, और ये ज़रूरी भी है। बट 53 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग करीब 24, शॉर्ट करीब 55 और करीब 53 यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। लॉन्ग के आंकड़े में आपने देखा कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो परसिस्ट कर रहे थे वो थे कमोडिटीज, एनर्जी स्पेस, हिंदुस्तान कॉपर, कोल इंडिया 6% माफ कीजिएगा, नेस्ले, HDFC AMC, डेल्टा कॉप यहाँ पे आज स्ट्रेंथ थी। हालांकि डेल्टा कॉप जिस प्रकार की जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है शायद कल डेरिवेटिव बैन में होगा स्टॉक का। बाकी शॉर्ट कवरिंग इंडिया सीमेंट्स में, वोल्टास में, डाबर में, रैमको सीमेंट्स और डॉट्रेडीज आज डिफेंसिव स्पेस में से आपका FMCG में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप इंडियाबल्स हाउसिंग फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अदानी पोर्ट्स और एस्ट्रल और संबंधित मदरसुमी में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जो लास्ट स्लाइड आएगी उसमें शामिल है आपका सेल, JMR एयरपोर्ट्स, सीमेंट्स, जी एंटरटेनमेंट और नाल्को जैसे स्टॉक्स जहां पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो मैंने आपको इंडिसेस का एक प्रारूप दिया, साथ ही साथ पूरे स्टेट्स दिए। कोल इंडिया आज अपने करियर के मेरे ख्याल से सबसे आलिशान जो दिन थे उनमें से एक ये दिन होगा। मयूरेश, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? द काइंड ऑफ क्लोज वी आर मतलब विटनेसिंग ऑन कोल इंडिया। आई मीन मैं वॉल्यूम्स देख रहा हूँ, मैं OI देख रहा हूँ, मैं प्राइस देख रहा हूँ, मतलब अचंभित करने वाला ये प्राइस बिहेवियर है। आपका व्यू क्या रहेगा कोल इंडिया पे? नहीं, जिनके पास से बने रहना चाहिए विरुजी। आई थिंक 2-3 बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। एक जो प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा है अगले वित्त वर्ष के लिए, they should easily be crossing around 750 million tons. ये बेस केस सिनेरियो हुआ। दूसरा, आई थिंक जो इन्होंने अच्छा खासा केपेक्स स्टार्ट किया था कुछ तिमाहियों पहले, जैसे रेलवे इवैक्यूएशन लाइंस एज एन एग्जांपल, आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स शुड सी फ्रुक्शन बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर और द नेक्स्ट क्वार्टर। और इसके वजह से जो इवैक्यूएशन होगा ये बहुत ज्यादा हो सकता है, जो वॉल्यूम ग्रोथ को सहारा देगा। तीसरा, विद इन दर प्रोडक्ट मिक्स जो ई ऑक्शन के वॉल्यूम्स है जो लगभग 18 से 20% रहते हैं वॉल्यूम और वैल्यू टर्म्स में, बट वैल्यू टर्म्स में मोर क्योंकि रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन बेसिस पे ई ऑक्शन के रियलाइजेशंस अच्छे होते हैं, तो वो एक ब्लेंडेड मिक्स अच्छा खासा एक प्रभाव लाएगा। और फोर्थ, जो एम्प्लॉय कॉस्ट स्लोली एंड स्टेडीली रिसीड होती जा रही है बैलेंस शीट के ऊपर, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट वुड आल्सो हैव अ ह्यूज प्ले इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट। तो यस, थर्मल से रिन्यूएबल्स का जो एक दौरा हम गुजरते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। बट एटलीस्ट फॉर द फोरसेबल फ्यूचर आई थिंक जो थर्मल पे डिपेंडेंस है ये कोल इंडिया से ही सफाइस होने वाला है। और डिविडेंड यील्ड ना भूले, बहुत बढ़िया है, तो जिनके पास से बिल्कुल बने रहें।
कोल इंडिया में बने रहने की सलाह। अच्छा, निफ्टी बैंक जो भी तेजी दिखा रहा था वो पूरी वाइप आउट होगी। आई एम जस्ट अमेज कि कैसे 150 पॉइंट ऊपर से पूरे वाइप आउट हो जाते हैं और निचले लेवल से वो गेन्स भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल ऊपरी लेवल से वाइप आउट होते हुए सारे वो गेन्स, आपने प्रॉफिट टाइमली बुक कर लिया है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि वही आपको सलाह दी जा रही थी कार्यक्रम की शुरुआत में। करीब 9 पॉइंट नीचे अब निफ्टी बैंक। मिड कैप इंडेक्स जहां पर अच्छे खासे गेन्स बन रहे थे वो भी 163 पॉइंट नीचे आ चुका है। फिर से 1:1 के आसपास का रेशियो इस समय बनता हुआ। अच्छा, बैंड में जो जा सकते हैं वो स्टॉक्स तो हमने आपको दिखा दिए, बैंड से कुछ बाहर भी आ सकते हैं, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, और हिंदुस्तान कॉपर आई थिंक ये दूसरा दिन है जहां पर लगातार तेजी बनी। पहले पोजीशंस काफ़ी हल्की हुई हैं, उसके बावजूद जी एंटरटेनमेंट और इंडिया सीमेंट भी बैंड से बाहर होने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। एक दो ट्रेड्स जो खूब जमे हैं आज के दिन, हम थोड़ी देर पहले वो जुबिलेंट फूड की बात कर रहे थे, लेकिन इस पूरे QSR सेगमेंट में मयूरेश, इस समय क्या पोजीशन आपकी है, चाहे वो सफायर हो, देवयानी इंटरनेशनल हो या फिर जुबिलेंट? नहीं तो स्पेस इंटरेस्टिंग है अर्षदा जी, एंड इफ यू लुक एट द मैनेजमेंट कमेंट्रीज, काफी मैनेजमेंट्स ने यही दर्शाया है कि जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगी, स्टोर एक्सपेंशन होंगे या एसेट लाइट मॉडल से होंगे, और दूसरा टियर 2 टियर 3 सिटीज में होंगे, क्योंकि जैसे डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न हम बदलते हुए देख रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम ग्रोथ आने की उम्मीद है। दूसरी लाइक टू लाइक ग्रोथ, यानी LFL ग्रोथ या SSG ग्रोथ, आप जो भी इसको कॉइन करना चाहते हैं, इसमें एक अच्छा खासा इजाफा होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, बोथ बिकॉज ऑफ ट्रेंड्स चेंजिंग। एक जो बाहर खाने का सिलसिला है ये बढ़ते जा रहा है, और दूसरा बोथ B2B एंड B2C बिजनेस QSR स्पेस के लिए एक अच्छा खासा ट्रैक्शन लेते जा रहे हैं। थर्ड, आई थिंक इनपुट कॉस्ट के मद्देनजर रखते हुए इनपुट कॉस्ट हैव नाउ लार्जली स्टेबलाइज्ड, और उसकी वजह से आई थिंक जो एक मार्जिन्स पे प्रभाव आएगा पॉजिटिव इफेक्ट से, आई थिंक दैट शुड ग्रो अप वेरी वेरी इफेक्टिवली। डोमिनोज का आप गाइडेंस देखिए, दे आर स्टिल मेंटेनिंग अ गाइडेंस, यानी जुबिलेंट फूड्स ऑफ 20 to 23% मार्जिन्स का, 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, 5 to 6% LFL ग्रोथ, 200 स्टोर खोलना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड अराउंड 15 or 20, if I'm not mistaken, bare minimum base case Popeye stores. Similarly for Devyani, I think जो expansion इन्होंने थाईलैंड में किया है, या जो टेक ओवर या अधिग्रहण कर रहे हैं, और जो नंबर्स आए हैं देवयानी के भी, आई थिंक एनकरेजिंग सेट ऑफ नंबर्स हैं। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग स्पेस है ओवर द मीडियम टर्म। आई थिंक जैसे डेमोग्राफिक ट्रेंड बदलते जाएंगे, दीज प्लेयर्स विल रिमेन इन फोकस। मुझे लगता है देवयानी हो, वेस्ट लाइफ हो, अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। एक स्टॉक आपके रेडार पर लिख रहा था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, क्योंकि FMCG स्पेस में काफ़ी तेज़ी है। सुबह में इसकी बात भी हमने की। दरअसल मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट प्रिंट की है जहां पर वो कहते हैं कि कंपनी कुछ एक्विजिशंस प्लान कर रही है। ऑर्गेनिक इंडिया पर दरअसल इनकी नज़रें रहेंगी, और ऑर्गेनिक इंडिया बड़े पैमाने पर एक ऑर्गेनिक आर्म है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको शायद अक्वायर कर सकता है। एक रिपोर्ट कल परसों में पढ़ रही थी कि शायद चिंग्स में भी, चिंग्स जो वो सॉसेज हैं, रणवीर सिंह उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस लिहाज से आपको याद आएगा, उसको भी एक्विजिशन की, उसको अक्वायर करने की रेस में शायद ये स्टॉक है, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं। हम CNBC आवाज़ उसकी पुष्टि नहीं कर पाए, लेकिन मनी कंट्रोल पर ऑफकोर्स वो ऑर्गेनिक इंडिया वाली रिपोर्ट छपी है। उस लिहाज से ये स्टॉक प्रशांत कल भी रेडार पर रहेगा। कोई ट्रेड लेंगे आप? जी, यहाँ पे हर्षा जी, टाटा कंज्यूमर जहां तक मैंने देखा, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना चुका है, और ओवरऑल वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। जस्ट जो हाई आज बना हुआ है 980, मुझे लग रहा है ये क्रॉस हो तो और स्ट्रेंथ आएगी, बट अगर अभी भी कोई लेना चाहे 955 स्टॉप लॉस बना के रखिए, और एक बार 985 क्रॉस होगा तो आपको कंफर्टेबली 1010 तक के लेवल्स एंड मे बी हायर दिख सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे। बहरहाल क्योंकि काफ़ी चर्चा हुई इस कार्यक्रम में जुबिलेंट फूड्स की, सुबह हमने डिस्कस किया था, वो था जोमेटो, और जोमेटो आज जहां 135 पे क्लोज हो रहा है, याद रखिएगा ये वही पॉइंट है जहां से जनवरी 2022 में ये स्टॉक क्रैश हुआ था। पोस्ट IPO जब जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद इसने एक स्विंग हाई क्रिएट किया था, इट वाज आई थिंक 170, क्रैक हुआ था ये 130 से सेकेंड वीक ऑफ आई थिंक 22, और उसके बाद लो लगाया था इसने करीब 44 रुपये 10 पैसे का, और आज 130 मैं ये इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज इस प्राइस पे 131 पे सप्लाई नहीं आई,
वरना हिस्टोरिकली जितने भी क्रैक जोन होते हैं, जहाँ से चार्ट क्रैक होते हैं, वहाँ के लोग ट्रैप्ड होते हैं, वो सप्लाई फेंकते हैं, बट वो सप्लाई विजिबल नहीं थी। ये अपने आप में स्ट्रेंथ का एक और इंडिकेटर था। और एक और स्टॉक जो कि आज अच्छी ट्रेजेक्ट्री में क्लोज होने जा रहा है, दैट्स आई थिंक बजाज फाइनेंस। सुबह जब हम जुड़ेंगे और बात कर रहे होंगे तो आई थिंक इस स्टॉक की टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ज़रूर बात करेंगे। आप कहेंगे जनाब बहुत चला नहीं, लेकिन आप इसकी डे लो से रिकवरी देखिए, और डे लो से रिकवरी के बाद लोअर शेडो बहुत वाइल्ड, ठीक ठाक वॉल्यूम और बॉडी बिल्कुल फ्लैट। एक मतलब हायर लेवल्स पे स्टॉक टिकना चाहता है, ये इस बात का बड़ा एक संकेत है। बहरहाल स्पेसिफिक समरी पूरी हो गई एंड स्टार ऑफ द डे फाइनली इट्स कोल इंडिया। हर्षदा 6.5% ऊपर, वाकई शानदार मूव। आइए इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक बहुत ही बढ़िया सेशन उभर कर आया है आज का, जहाँ पर हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जोरदार, भले ही इंडेक्स ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाया हो। तो आज का डे हाई आई थिंक 21,500 के आसपास था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ करके 50 पॉइंट का कूल ऑफ, ज़्यादा नहीं, हम 35 पॉइंट ऊपर जाकर टिक रहे हैं। 21,454 के लेवल्स पर, 55 के लेवल्स पर, आई बेग योर पार्डन, ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी बनी थी, बहुत अच्छा भागा था निफ्टी बैंक, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली के अंश आए और अब हम फाइनल क्लोज करीब 10-15 पॉइंट नीचे दिखा रहे हैं। आईटी कंपनियों में बात नहीं बनी। आज एक और सत्र जहां पर दबाव देखने को मिला है, निफ्टी आईटी लगभग 400 पॉइंट के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ। मिड कैप स्टॉक्स भी ऊपरी लेवल से कूल ऑफ करके अब 150 पॉइंट नीचे आए हैं। तो आज क्लियरली एक रोलर कोस्टर राइड रहा, खुले ठीक, फिर फिसले, फिर तेजी और फिर कूल ऑफ देखने को मिला है। यही वो चार्ट की स्थिति बन रही है। कुछ स्टॉक्स आपको दिखाते जहां पर एक्सेप्शनल मूव्स थे। एक सेक्टर जो दिन भर तेजी में था वो एफएमसीजी स्टॉक्स थे। एफएमसीजी सेक्टर में आई थिंक 800 पॉइंट के गेन्स बने हैं। 780 पॉइंट्स की बढ़त पर ये जाकर टिक रहा है 1.5% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, जिसको मैं अभी मेंशन कर रही थी, वो आज टॉप परफॉर्मर्स में शामिल, 2% ऊपर। नेस्ले टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है, यहाँ पर बहुत तगड़े गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। और कुछ फॉलो थ्रू आईटीसी में दिखाई दिया। आज कुछ फॉलो थ्रू वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर्स में भी मिड कैप साइड पर देखने को मिला है। एचयूएल भी एक बार देख लेते हैं। एचयूएल कल तेजी में था, आज ठीक ठाक गेंस, अच्छा फाइनली तो 1% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है। इसके अलावा वायदे बाजार के कुछ आउट परफॉर्मर्स, आप देखिए वोल्टास, आप देखिए हेवल्स जैसे काउंटर्स, वहां पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स रहे हैं आज के, जहां पर मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। पीएसयू साइड पर देखिए क्या एक्शन था। कोल इंडिया जैसे काउंटर्स, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स, आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेल टेल, लिस्ट लंबी है उन सरकारी कंपनियों की जहां पर आज के दिन तेजी बनती दिखाई दी। आसानी से 1.5-2-2.5% तक के गेंस कुछ स्टॉक्स में, कुछ में तो 5% तक का इजाफा भी आया। ऑन द बेल 21,446 पर निफ्टी 50 जाकर टिका है, 27 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक 21 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा कमजोर और 160 अंकों की गिरावट पर मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक हो गया। गिरने वाले शेयरों की संख्या इसका कम थी, लेकिन काफी टक्कर दी है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, देखते स्थिति क्या बदली है। तो सुबह में भी यही आलम था जब हम खुले, 50-50 का मामला, और 50-50 के मामले पर ही क्लोज हम देख रहे हैं। कोल इंडिया टॉप परफॉर्मर्स में शामिल, एनटीपीसी टॉप परफॉर्मर्स में शामिल। आज रिलायंस का साथ था। 2556 के लेवल्स पर 1.5% ऊपर जाकर आरआईएल टिक रहा है, वो एक अच्छी स्थिति थी। और एसबीआई में भी 1.25% तक का गेन। एक्सिस का साथ मिला, कोटक का हल्का सा साथ मिला, लेकिन क्या लड़खड़ाया? अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, विप्रो, यूपीएल, टीसीएस जैसे काउंटर्स। मारुति में कुछ कमजोरी बनती दिखाई दी। आईसीआईसीआई बैंक में दबाव और एचडीएफसी बैंक में दबाव, ये कुछ स्टॉक्स थे जो हैवी थे, नीचे खींच रहे थे मार्केट को। लेकिन कुल मिलाकर आज फिर नई ऊंचाई छुई है सेंसेक्स ने, निफ्टी ने। तेजी रही, लेकिन तेजी ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाई। 21,445 पर क्लोज आया है। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड केआरबीएल, लेकिन देवयानी, प्रिकॉल, पीएनसी इंफ्रा, ये टॉप परफॉर्मर्स रहे थे आशीष के लिए। नीरज ने क्या पिक किया? नीरज ने ऑयल एंड गैस स्पेस पर नजरें डाली थी। ऑयल इंडिया 6.5% ऊपर, नेस्ले, सनसेरा इंजीनियरिंग और पिरामिड फार्मा थे तेजी में, जहां पर 2-2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। कुल मिलाकर एक अच्छा सत्र, आपको डिप मिला, डिप पे खरीदारी का मौका मिला और पीक पे बिकवाली का। बिल्कुल, इसे कहते हैं हर्षदा 2 दिन से दंगल जारी।
कल बुधवार की बारी। जी हाँ, बुधवार को फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में हर्षदा, मेरी नीरज जी और आशीष के, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।